देखिए यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र डाला गया है, लेकिन हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य दोनों एक साथ किताब को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, विषय सूची में आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग जो पाश्चात्य वाला था भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास करीबन 42-43 लेखक है ये समाप्त कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर इसका शुरू होने वाला है और इसी के साथ अभी फिर ये काव्य लक्षण काव्य हेतु क्रम से ये अध्याय चलता रहेगा। तो कुल मिला के जो भारतीय काव्य शास्त्र आपके 400 पेज में है और जो दूसरा आपका खंड है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है और 403 से लेके लगभग जो है बहुत ज्यादा नहीं तो 606 यानी 200 पेज का आपका पूरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। तो हम लोग साथ में पाश्चात्य भी खत्म कर रहे हैं। अब आप लोग जिसका भी माइक ऑन हो म्यूट कर लीजिए माइक को। देखिए द्वितीय खंड में पाश्चात्य काव्य शास्त्र चल रहा है। पाश्चात्य में हमने प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत कर लिया 403 से 6 पेज। इसके बाद अरस्तु के सिद्धांत में अनुकरण विरेचन ट्रेजेडी ये 407 से 22 ये भी कंप्लीट हो गया है। आज स्मिथ अध्याय 3 लोंजाइनस का उदास सिद्धांत करने वाले हैं 23-29 पेज में और 30 से 37 पेज में इलियट के सिद्धांत है। अगर कवर हो जाएगा तो इलियट के दो सिद्धांत निर्वैक्तिक और वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत है जो 477 का पेज है और ये पीडीएफ आपको हमने बना के दिया क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत तक यानी 43 पेज तक। फिर ऐसे रिचर्ड के सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी है, वर्ड्सवर्थ है, ये सारी चीजें। किनके यहाँ माइक ऑन है उसको म्यूट करिए माइक को। तो ये सारे हमें प्लेटो अरस्तु के सिद्धांत लोंजाइनस के इलियट के ये सारे इतने लगभग खत्म होने वाले हैं। आपको क्या काम है यहाँ से पढ़ना है वीडियो जो वो मतलब बनाते चलेंगे उसको जब भी रिवीजन के तौर पे लेना उसको लेना है। अगर इस टॉपिक को वापस और अच्छे से रिवीजन करना है तो जो हम 38 वीडियो यूट्यूब पे डाले वहां से रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ आपको सिर्फ दृष्टि का जो आपके पास वो है उससे फैक्ट याद करना तो उसको लगाइए और हम PYQ जो है इसका यूट्यूब पे शुरू करा देंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, तो जब भी देखना वहां से करिएगा। बस भारतीय और पाश्चात्य कुल मिला के 606 पेज में है तो ये बहुत अच्छे से एक पूरा सेगमेंट कवर हो जाएगा। यूजीसी नेट में आपका पूरा जो आपका तीसरा यूनिट वो कवर हो जाएगा। बाकी टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम तो भारतीय और पाश्चात्य से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बस आप याद करते रहोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम लोग ये विवेक शंकर से कर रहे हैं। इतना में लग रहा है सारे लोग को क्लियर हो गया ना, वापस नहीं बताना होगा। किसी को कोई डाउट एक बार पूछ लीजिए कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं क्या करना है, कोई भी डाउट है इसमें? नहीं है ना? हमें हाँ तो हम यही मान के चल रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करेंगे चीजों को। चलिए और जो पीडीएफ दे रहे हैं उसको उसी अकॉर्डिंग सेव वगैरह करना है तो करते रहिए। किताब नहीं है तो देखिए चैप्टर तीसरा है लोंजाइनस का उदास सिद्धांत। लगभग हर जगह के सिलेबस में लोंजाइनस का उदास सिद्धांत लगा होता है। ठीक है, किसका माइक ऑन है? दीक्षा का है क्या? आप लोगों में से किसी का ऑन था? निकिता? अच्छा दीक्षा आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? उसको माइक को वो कर दीजिए म्यूट कर दीजिए। हाँ देखिए हम लोगों को देखना है कि कभी भी आप देखेंगे तो काव्य शास्त्र में जो आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र है यूजीसी नेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर हर एक जगह के सिलेबस में, तो वो शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले जो सुकरात है तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे तो इन्होंने कोई किताब वगैरह तो लिखा नहीं, इसलिए सुकरात के बाद जो आते हैं प्लेटो। प्लेटो ने भी ऐसे काव्य शास्त्र पे कोई मान्यता नहीं दिया है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं कि प्लेटो से ये माना जाता है कि काव्य शास्त्र का शुरुआत हो जाता है। बेसिकली जो अच्छे से करने वाले थे वो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, वहां से चीजें शुरू होती है। इसलिए हम लोग प्लेटो का तो काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ते हैं और इसके बाद जैसे एक क्रम होता है प्लेटो का काव्य भाषा सिद्धांत, इसके बाद अरस्तु के लगभग 3 सिद्धांत है और तीनों ही लगभग मोस्ट प्रोबेबली रहता है तो वो तीनों को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। चाहे वो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत हो, चाहे उनका त्रासदी सिद्धांत हो, तो उनका विरेचन यानी एक रेचक औषधि वाला भी कहते हैं, विरेचन भी कहते हैं, और अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत तो जैसे इनके गुरु ने कहा था उसके काट में प्रस्तुत किया। तो तीनों सिद्धांत का नाम ध्यान रखना और क्रम ध्यान रखना है। तो पहला चैप्टर आपका प्लेटो हो गया, दूसरा चैप्टर अरस्तु के तीनों सिद्धांत, तीसरे नंबर पे लोंजाइनस आते हैं
जब सिद्धांत में हम देखते हैं लोंजाइनस आते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र है उसके इतिहास में लोंजाइनस को हम क्यों पढ़े, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग चीजें बता रहा है। तो लोंजाइनस ने अपने सिद्धांत का नाम ही रख दिया उद्दात, और अगर आप उद्दात को समझ गए तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि उद्दात का मतलब होता क्या है। तो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के इतिहास में जो लोंजाइनस है वो क्यों बहुत ज्यादा फेमस है, उन्होंने लोंजाइनस का सिद्धांत दिया। लोंजाइनस बेसिकली लोंजाइनस ने एक सिद्धांत दिया, उद्दात सिद्धांत। अब वो सिद्धांत कहाँ देंगे, तो एक है पेरिपोइडकेस रचना करके, ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पेरिपोइडकेस हम बता रहे थे आपको ना कि ये उसमें भी आया था पीएचडी के एंट्रेंस में भी। पेरिपोइडकेस जिसको हिंदी में काव्यशास्त्र कहते हैं, ये किसका था, ये अरस्तु का था पेरिपोइडकेस। लेकिन यहाँ पे ये जो लोंजाइनस है इनकी एकमात्र रचना है जिसको पेरियुप्सुस या पेरिहुप्सुस कहते हैं। ई भी है, हा भी है, दोनों में से कुछ भी कहिए, पेरियुप्सुस कहिए या पेरिहुप्सुस कहिए, दोनों। तो पेरिहुप्सुस मतलब क्या होता है, काव्य में उदात्त तत्व। तो इन्होंने क्या किया है, लोंजाइनस ने जो एकमात्र इनका विश्वविख्यात रचना है पेरियुप्सुस या पेरिहुप्सुस, इसका मतलब है काव्य में उदात्त तत्व। इसी कृति, इसी शीर्षक कृति पाश्चात्य, ये अरस्तु का जो पेरिपोइडकेस काव्यशास्त्र के बाद एक महत्वपूर्ण गौरव ग्रंथ है। हमने कहा ना पेरिपोइडकेस से पेरिहुप्सुस को कंफ्यूज मत करिएगा, इनका पेरिहुप्सुस है जिसका मतलब है काव्य में उदात्त तत्व शीर्षक, और अरस्तु ने पेरिपोइडकेस लिखा जो कि 26 अध्यायों में बटा है। तो वो काव्यशास्त्र के बाद ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब यहाँ पे स्कॉट जेम्स है, इन्होंने लोंजाइनस को कहा ये पहले स्वच्छंदवादी आलोचक है। हम लोग जब छायावाद पढ़ेंगे तो छायावाद में भी तो स्वच्छंदवाद आता है, मतलब छायावाद को ही स्वच्छंदवादी कहते हैं। तो अपने यहाँ कौन ऐसे व्यक्ति है अपने क्या पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो पहले स्वच्छंदतावादी आलोचक है, स्वच्छंद होकर आलोचना करते हैं, तो स्कॉट जेम्स कहते हैं लोंजाइनस है। ऐसे ही एलन टेट है, ये सब पाश्चात्य के दार्शनिक हैं, मतलब काव्य शास्त्रीय मान्यताएं देने वाले, चाहे जेम्स हो एलन टेट हो। एलन टेट है, इनका मानना है कि ये अपूर्ण होते हुए पहले साहित्यिक आलोचक, मतलब कंप्लीटली इन्होंने नए आलोचक का धर्म का निर्वहन किया, लेकिन अपने आप में देखेंगे तो कहीं से ये नहीं कह सकते कि ये कम है, ये अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक है। इसके बाद सेंटसबेरी, सेंटसबेरी के शब्दों में लोंजाइनस की आलोचना क्या है, सेंटसबेरी के शब्दों में लोंजाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यवादी और उसमें सर्वोत्कृष्ट है। तो सेंटसबेरी क्या कहते हैं, इनके शब्दों में लोंजाइनस की आलोचना जो है वो कैसी है, शुद्ध सौंदर्यवादी और उसमें सर्वोत्कृष्ट, सौंदर्यवादी भी है और सबसे अच्छा भी है। इसके बाद पेरियुप्सुस के बारे में कहते हैं कि ये 1954 का ये अनुवाद आन दी सबलाइन के शीर्षक से हुआ, यानी पेरियुप्सुस आ गया, अब उसका अनुवाद किस नाम से किया गया, आन दी सबलाइन, उद्दात के विषय में। तो ये भी पूछा जाता है, और कब अनुवाद किया गया, 1954 में किया गया, जिसमें औदात्य सिद्धांत को बताया गया। डेविड चेजिज ने उदात सिद्धांत को पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत किया। बहुत अच्छा किताब ये है क्योंकि इसमें एक एक पंक्ति में आपको लगभग हर एक चीज तथ्य दे देता है, कहीं से भी निकाल के सारे इंपॉर्टेंट एक जगह संकलित किया है और बहुत ही गहराई में दिया है। तो जिसमें उदात सिद्धांत के विवेचन डेविड चेजिज ने उदात सिद्धांत को पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत कहा। तो कोई इनको लोंजाइनस को स्वच्छंदवादी आलोचक कहता है, कोई इनके आलोचना को शुद्ध सौंदर्यवादी या सर्वोत्कृष्ट कहता है। इसका अंत सबलाइन उद्दात के विषय में नाम से इसका अनुवाद होता है। डेविड चेजिज ने पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत कहा। विमसेट एवं क्लीन ब्रुक्स ने पेरियुप्सुस को एक असाधारण लेख, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेख कहा, और ये रचना अरस्तु के काव्यशास्त्र पोएटिक्स के समान पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक मील का पत्थर भी है। सत्यदेव मिश्र का मानना है कि लोंजाइनस जो है, सत्यदेव मिश्र का ये मानना है कि लोंजाइनस ने डिमोस्थनीज की हिपेरेटिस से होमर की अपोलियस से तुलना कर तुलनात्मक आलोचना का आभास कराया। तो लोंजाइनस ने क्या किया है, लोंजाइनस ने डिमोस्थनीज की हिपेरेटिस से तथा होमर की, होमर आप देखते हैं ना कि इनसे पहले भी थे होमर, तो प्लेटो वगैरह के भी आप आगे देखो होमर थे यहाँ पे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पाश्चात्य काव्य जगत में बहुत ज्यादा फेमस। तो लोंजाइनस ने डिमोस्थनीज की हिपेरेटिस से और होमर की कौन सी रचना, अपोलिनियस से, इससे तुलनात्मक आलोचना का आभास कराया है कि उन्होंने हिपेरेटिस डिमोस्थनीज के और होमर की अपोलिनियस से अपने जो आलोचना ग्रंथ उसकी तुलना। तो वे होमर की दो कृतियां, होमर की कौन कौन सी कृति है, इलियड को, होमर की दो कृतियां इलियड को ओडेसी से श्रेष्ठ मानकर
एक साथ ऐतिहासिक तथा निर्णयात्मक आलोचना के रूप में भी वो सामने आता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इनका इंट्रो दिया गया। पाश्चात्य शाही शासन में लोन्जाइनस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उदात्त तत्व शीर्षक पेरिहुपसुस से एक ग्रंथ लिखते हैं। अरस्तु पेरिपोइकिस उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर तुलना करें, ये अच्छी स्थिति में मतलब उसके बाद आता है। स्कॉट जेम्स इनको पहले स्वच्छंदवादी आलोचक कहते हैं। टेट इनको अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक कहते हैं। सेंटेंसबेरी कहते हैं शुद्ध सौंदर्यवादी सर्वोत्कृष्ट रचना है। पेरिप्सिस 54 में ऑन द सबलाइम से अनुवाद हुआ है। और डेविड चेजेस ने इनको पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत कहा है। विंसेंट एम क्लिंथ ब्रुक्स ने पेरिप्सिस को एक असाधारण लेख कहा है। इसके अलावा पोएटिक्स के समान पाश्चात्य काव्यशास्त्र का, जैसे अरस्तु ने पोएटिक्स लिखा था वो काव्यशास्त्र के लिए मील का पत्थर हुआ, ऐसे इन्होंने लिख दिया वो भी मील का पत्थर है। सत्यदेव मिश्र अपने यहाँ के हैं, उन्होंने ये कहा है कि लॉन्जाइनस ने ये हिपेरेटिस तथा होमर की अपोलियस से तुलना कर जाए तो उसी का आभास कराया। और उनकी दो कृतियां हैं, इलियड को ओडिसी से श्रेष्ठ मानकर एक साथ ऐतिहासिक तथा निर्णयात्मक आलोचक के रूप में सामने लेके आते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो उदात्त हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली है क्या। तो उदात्त की प्रेरणा और उद्देश्य, कैसे आंधी सबलाइम या उदात्त, क्या चीज, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। लोन्जाइनस ने उदात्त की प्रेरणा जो है ये कैसलियस के निबंध, कोई कैसलियस लेखक है उनके निबंध है, उदात्त से लिया है और इसी आधार पे अपने उदात्त सिद्धांत का प्रवर्तन किया। लोन्जाइनस ने उदात्त सिद्धांत के द्वारा काव्य को गरिमामय और भव्य बनाने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने इसके द्वारा मानव मूल्यों को पतन से बचाने और आत्मा को उदात्त बनाने की चेष्टा भी की है। लोन्जाइनस ने उदात्त को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है। तो लोन्जाइनस ने क्या किया है, लोन्जाइनस ने उदात्त को क्या माना है, उदात्त को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है कि अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्तता है। लोन्जाइनस ने उदात्त को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्तता है, जिसके कारण महानतम कवि एवं इतिहासवेत्ता गौरव प्राप्त कर अमर यश के भागी बने। श्रोताओं में केवल प्रत्यय अथवा आनंद प्रदान करना ही उदात्त तत्व का कार्य नहीं है, अपितु वह किसी मंत्र शक्ति की बात उन्हें अनिवार्य रूप से अपने आप से ऊंचा उठाकर आनंद अतिरेक की अवस्था तक पहुंचा देता है। तो लोन्जाइनस ने उदात्त को क्या माना है, लोन्जाइनस ने उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। और उसी को मानते हुए उन्होंने क्या कहा है, अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम है। अगर आप कोई भी चीज अभिव्यंजित करते हैं, सामने लाते हैं, तो उसकी श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम ही उदात्तता है, जिसके कारण महानतम कवि एवं इतिहास वेता गौरव प्राप्त कर अमर यश के भागी बनते हैं। श्रोताओं में केवल प्रत्यय यानी विचार ही अथवा आनंद प्रदान करना ही उदात्त तत्व का कार्य नहीं है, अपितु कोई मंत्र ऐसा हो, मंत्री शक्ति की बात उन्हें अनिवार्य रूप से अपने आप से ऊंचा उठाकर आनंद की अतिरेक की अवस्था तक ले जाए। देखिए प्रत्यय मीन्स होता है विचार। तो ये कहते हैं कि जब हम कोई एक तरीके से उदात्त की बात करते हैं कोई काव्य में, तो वो आपको एक श्रेष्ठ स्थिति, विशिष्ट स्थिति पे लेके जाता है, अमर यश का भागी बनाता है। जो भी श्रोता कोई भी चीज, अगर चीजों को सुन रहे हैं, केवल विचार नहीं देना है हमको, हमको तो एक ऐसी मंत्र शक्ति आपके अंदर फूंकना है कि आपको अनिवार्य रूप से अपने आप से ऊंचा उठा के आनंद के अतिरेक की अवस्था तक ले जाए। उदात्त तत्व के प्रभाव में अपरिमित शक्ति होता है और श्रोता के मन को वो मुग्ध कर देती है। और इस दृश्य से लोन्जाइनस बताते हैं कि इसीलिए उदात्त को हम काव्य की आत्मा मानते हैं। उदात्त की परिभाषा कहते हैं, उदात्त क्या है, तो चार बातें बताते हैं उदात्त क्या है। उदात्त एक तो अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट है। उदात्त में अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, बल्कि उसे पूर्णतः सम्मोहित कर लेती है। मतलब एक काव्य आप पढ़ रहे हो, और काव्य क्या होता है कि एक तरीके से कोई भी चीजें अभिव्यक्त की गई होती हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि एक तो आपको अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट ये ऐसे है कि जब आप सुनते हो उस चीज को, तो सिर्फ आपको लॉजिक नहीं देता है, बल्कि उसको आपको पूरी तरीके से अपने आप में ही नियंत्रण कर लेता है, अपने आप की तरफ सम्मोहित कर लेता है। उदात्त का कार्य क्या है, परसुएशन नहीं, अनुनयन नहीं है, सम्मोहन है, इंट्रांसमेंट है। वो अनुनयन नहीं करता, परसुएट नहीं करता, आपको सम्मोहित कर लेता अपनी तरफ, और जो यदा कदा नहीं बल्कि सदा सबको संपूर्णता में संपोहित करता है। उदात्त क्या है, सृजनात्मक या रचनात्मक कौशल से अलग तत्व है, जिसका प्रभाव आकस्मिक बिजली की कौंध के समान होता है। यानी इन्होंने चार प्रमुख बातें कह के अपने उदात्त को डिफाइन कर दिया कि देखो उदात्त और चीजों से कैसे डिफरेंस है उसमें आता है। वो आपको एक बहुत अच्छे स्तर पे ले जाएगा,
तर्क ही नहीं देगा, पूर्णतः सम्मोहित कर देगा, परसुएट नहीं करेगा, इन्फ्लुएंसमेंट पूरा सम्मोहन रखेगा, सबको संपूर्णता में करता है और कोई सृजनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है, क्योंकि ये आपको आकस्मिक बिजली जैसे गिरता है उसी के समान होता है और जिसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमत्कृत हो उठता है। अब उदात्त का स्वरूप देखिए तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उदात्त तो एक भाव, एक विचार शैली एवं गुण के साथ साथ कलाकार के व्यक्तित्व का भी अभिन्न गुण है। यानी जो कलाकार अगर ऐसी कुछ चीजें लिखता है कि आपके सामने वो आपके ऊपर बिजली के कौद के समान गिरता है और आपको पूरी तरह सम्मोहित कर देता है, तो इससे तो यही लग रहा है उदात्त एक भाव, एक विचार, एक शैली, गुण के साथ वो कलाकार का खुद व्यक्तित्व होगा जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कलाकार का व्यक्तित्व औदात से युक्त होकर उदात्त विषय, उदात्त भाव, उदात्त बीज को समाहित है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमने कोई काव्य लिखा और आप मान लो काव्य को सुना रहे हैं, तो एक होता है कि सतही तौर पे सुनाए तो आप मंत्रमुग्ध नहीं हुए। दूसरी चीज कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है कि हमने काव्य को लिखने के बाद जब हम काव्य को स्टेज पे प्रस्तुत किए तो जितने श्रोता हैं वो हमारे काव्य से ज्यादा हमारी कलाकृति की प्रस्तुतिकरण पे सम्मोहित हो गए। एक बिजली के कौंध के समान उन पे वो अट्रैक्शन गिरा, तो परसुएट नहीं हो रहे, अनुनयन नहीं, उनको सिर्फ सुनाई ही नहीं दे रहा है, वो पूरी तरफ सम्मोहन में आ गए उस काव्य के साथ साथ हमारी उस कलाकृति की प्रस्तुति पे। और वो क्यों इतना अच्छा होगा? क्योंकि हम कुछ भी चीजें ऐसे लिखे होंगे जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अपने आप को देख पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है आपको हटा दे काव्य में से तो आप काव्य को क्यों सुनेंगे, तब तो वो एक कथन मात्र हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉन्जिनस का यही कहना है कि इससे यही लगता है कि एक भावना, एक विचार, एक शैली, लेकिन वो सबसे ज्यादा कलाकार के व्यक्तित्व के अभिन्न गुण के रूप में आता है। कलाकार उससे विच्छिन्न नहीं होता है। उसका उदात्त विषय, उदात्त भाव, उदात्त विचार का समाहित करना उदात्त शैली के माध्यम से रचना में आता है और पाठक की आत्मा को झंकृत करने के साथ अलौकिक आनंद देता है, इसलिए आपसे जुड़ जाते हैं लोग। इसका मतलब एक लिबरल थॉट्स जो कहते हैं उदात्त बेसिकली यही होता है कि आप कितना लिबरल होकर चीजों को सोच रहे हैं। उदात्त के पीछे मूल कॉन्सेप्ट क्या है? उदात्त की परिभाषा के बाद लोन्जानियस उदात्त के संबंध में ये प्रश्न उठाते हैं कि उदात्त का मूल आधार है क्या, अर्थात उदात्त सहज या उत्पाद्य है, काव्य में उदात्त क्यों होनी चाहिए। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए लोन्जानियस का मानना है कि उदात्त नैसर्गिक ही नहीं है, उत्पाद्य भी है। ये नैसर्गिक ही नहीं है, उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अलावा ज्ञान और श्रम से भी उदात्त की सृष्टि बिल्कुल संभव है। देखिए, आपको प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, 3 चीजें पढ़नी होंगी, है ना? जब हम अभी उसको पढ़ाएंगे काव्य हेतु में कि किसी के अंदर बहुत ही जन्मजात प्रतिभा होती है तो वो बढ़िया कविता करने वाला बन जाता है, या प्रतिभा व्युत्पत्ति, या तो एक अभ्यास से आप बन सकते हैं। और व्युत्पत्ति की भी कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि उसके पीछे क्या है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज हमारे अंदर आता है, या तो हम जन्मजात हो सकते हैं या तो हमें गॉड गिफ्टेड हो सकता है। दूसरी चीज होता है कि हम करत करत अभ्यास से उस चीजों को ला सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ये कहते हैं कि अगर कोई काव्य लिख रहा है, कोई कलाकृति बना रहा है, कोई कलाकार है, तो लोन्जाइनस का मानना है कि उदात्त नैसर्गिक ही नहीं, नेचुरली ही नहीं मिला, उत्पाद्य भी है। उत्पाद्य कैसे कर सकते हैं उसको? देखिए, प्रतिभा तो मान लो जन्मजात हो सकता है, आपको नेचुरल बाई गिफ्ट मिला हुआ है, लेकिन उसके अलावा आप ज्ञान और श्रम से भी उदात्त की सृष्टि बिल्कुल संभव कर सकते हैं, अपने काव्य में वो चीज ला सकते हैं। औदात्य के लिए प्रतिभा के साथ साथ शिक्षा का समन्वय अपेक्षित है। आपको औदात्य के लिए प्रतिभा तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा का समन्वय अपेक्षित है। लुंजाइनस ये भी कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि अलंकारों या शब्दाडंबरों के ज्ञान से औदात्य की सृष्टि हो सकती है। मतलब इनका सीधे से ये कहने का, कुछ लोग ना बिल्कुल अलंकारवादी, रसवादी, अलग अलग विचारधाराओं में बढ़ जाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। इनका कहना भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, सिर्फ अलंकार सजा दोगे, रस सजा दोगे और सोचोगे तुम्हारा काव्य बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि उदात्त का सृष्टा तो उदात्त व्यक्तित्व ही हो सकता है। यानी आप खुद नेचुरली बहुत ही ज्यादा खुशनुमा मिजाज के होंगे तो ही आप चीजों को अच्छा दे सकते हैं। तो एक अच्छा राइटर कौन है? जो बहुत ही लिबरल होके, कोई बहुत ही संकीर्ण विचारधारा में नहीं है, जब वो खुद उदात्त पर्सनालिटी, उसकी खुद पर्सनालिटी उसकी आप देखेंगे बड़ी चार्मिंग है, तो वो कुछ ऐसा लिखेगा जो आपको सम्मोहित करेगा। तो ये चीज जरूरी है, उसको नहीं कि खूब अलंकार और रस और छंद से खूब सजा दो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं यशस्वी चरित्रवान व्यक्ति ही, अब देखिए उदात्त के लिए ये भी है, कुछ आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, बिना इस गुण के आप कोई अच्छी रचना का सृजन नहीं कर सकते हो। तो एक महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं यशस्वी चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त का उद्घोषक हो सकता है। औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। औदात्य क्या है? आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है।
सच्चा उदात्त केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त एवं विकासोन्मुख है, जिनके मस्तिष्क उदात्त धारणाओं से परिपूर्ण है और उन्हीं की वाणी से उदास शब्द अनुभूत हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके अंदर प्रतिभा कम ही है, नहीं भी है, अगर आपके अंदर ये चीज है कि हम ज्ञान और श्रम से अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा बनाएंगे कि लोगों को सम्मोहित कर सके, तो इसके लिए आप महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान यशस्वी चरित्रवान व्यक्ति ही एक उदात्त या बहुत अच्छी रचना को सृजित कर सकता है। सच्चा उदात्त केवल उन्हीं को प्राप्त है जिनकी चेतना, आपकी चेतना उतनी उदात्त होनी चाहिए, विकास उन्मुख होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क की धारणाएं बहुत ही परिपूर्ण होनी चाहिए, तब आपके मुंह से ऐसी वाणी निकलेगी जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसलिए लोनजाइनिस के शब्दों में अगर इसी चीज को इंग्लिश में देखें, सब्लिमिटी इज टू से द इमेज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल, ग्रेटनेस ऑफ सोल, ट्रू eloquence can be found only in those whose spirit is generous and aspiring। तो भाई आपके अंदर उदात्त के लिए क्या चीज होना चाहिए, वो चीज उन्होंने बताया है। इस प्रकार लोनजाइनस की दृष्टि में उदात्त का मूल आधार केवल प्रतिभा, केवल अभ्यास ही नहीं, बल्कि इसका आधार व्यक्तित्व के उदात्त पर्सनालिटी से है। ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि लोनजाइनस की दृष्टि में उदात्त का मूल आधार केवल प्रतिभा से है या केवल अभ्यास से, केवल व्युत्पत्ति से, तो आप गलत कर देंगे। ये कहते हैं कोई जन्मजात प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होता, केवल अभ्यास से ही सब नहीं कर सकते, खुद आपकी पर्सनालिटी इन सारी चीजों से परे होगी तो ही कुछ आप अच्छा कर पाओगे। अब ये आते उदात्त के स्रोत। अब पेरिप्सिस लिख दिए हैं और पेरिप्सिस का जो 8वां अध्याय है इसमें उदात्त के इन्होंने 5 स्रोतों का चर्चा किया है। 5 स्रोत क्या? 5 स्रोत में इन्होंने उदात्त विचार, पहली चीज ये अपने पे लागू करेंगे, लोनजाइनस समझ में आ जाएगी, सब्लिमिटी समझ में आ जाएगा। लोनजाइनस के पेरिप्सिस के 8वें अध्याय में 5 स्रोत के बारे में कहते हैं। 5 स्रोत क्या है? उदात्त विचार। पहली चीज, आप बहुत बड़े आदमी, बहुत अच्छी रचना लिखना चाहते हो तो उदात्त विचार होने चाहिए, खुले मन से स्वागत करना चाहिए, ये नहीं कि संकीर्ण हो, इनका सुन रहे हो उनका नहीं सुन रहे हो, उदात्त विचार। फिर जब उदात्त विचार है तो भावनाएं जो है वो भी आप उदात्त रूप से चित्रित करो, कहीं पे एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उस मोमेंट में सभी के लिए जगह होनी चाहिए, एज ए ह्यूमन बींग्स मानवता के लिए जगह होना चाहिए, ये चीज। तो भाव का उदात्त चित्रण। अलंकार नियोजन, अलंकार भी उसमें रखिए और आपकी भाषा हो उत्कृष्ट हो और रचना विधान भी गरिमामय हो, एक मर्यादा में हो। 5 चीजें इन्होंने बताया कि ये होना चाहिए आपके उसमें रचना में। अब उदात्त विचार आपके मन में आएगा कि क्या है भाई, ये बताते देखिए। काव्यगत और उदात्त के स्रोतों में सबसे पहले सर्वोच्च स्थान रखता है आपका लिबरल थॉट्स, उदात्त विचार, जिसे लोनजाइनस कहते हैं यही आत्मा की भव्यता, नोबेलिटी ऑफ सोल है। लोनजाइनस का मानना है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब महान आत्माएं बोलते नहीं, कोई रचना भी, जैसे हमने कहा कि ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है, तो जब वो एक रचना रचते हैं कि एक आदमी हताशा से बैठ गया था, मैं उस आदमी को नहीं जानता था, हताशा को जानता था, तो मैं बैठ गया और अपना हाथ बढ़ा दिया और मेरे हाथ बढ़ाने को वो जानता, मुझे थोड़ी जानता, और फिर हम लोग एक साथ चल पड़े एक यात्रा पे। तब ये लगता है कि कोई महान आत्मा ने इस बात को कहा है, वो महान आत्मा सबको अपना मानता है। आप इससे समझिए बहुत अच्छा है, उनका ज्ञानपीठ के लिए क्यों चयन हुआ, या दीवार में एक खिड़की रहती है। जब उनके रचना संसार से आप थोड़ी भी परिचित होते तब आपको लगता है कि कितनी समृद्ध रचना संसार उन्होंने आज के समय में लिखा है, तो वो उनके उदात्त विचार है। और लोनजाइनस कहते हैं ये है उनकी आत्मा की भव्यता, नोबेलिटी ऑफ सोल। उदात्त महान आत्माओं की प्रतिध्वनि होता है। अगर आपका ये आत्मा महान नहीं होगी तो उसमें से जो साउंड आएगा वो भी उतना नहीं होगा कि लोगों को सम्मोहित कर सके। तो सब्लिमिटी इज द इको ऑफ ए ग्रेट सोल। लोनजाइनस की दृष्टि में विचारों की भव्यता के बिना महान एवं अमर रचना संभव नहीं है। उदात्त महान विचार व्यक्तियों की वाणी से स्वतः ध्वनित होते हैं, अतः इसके लिए किसी विशेष बाह्य प्रयास की जरूरत नहीं होती। उदात्त विचार प्रायः प्रकृति की देन होती है, जो स्वाभाविक रूप से उदात्त शैली में आपके अंदर आ ही जाता है। और उदात्त विचार को लोनजाइनस ने नैसर्गिक प्रतिभा भी कहा कि नेचुरली भी होता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी आप देखो, वो हर चीज से परे जाके हर एक इंसान को अपना मानते हैं, तो प्रकृति की देन होती है, नैसर्गिक प्रतिभा भी होता है।
और ये महान जो व्यक्ति हैं उनकी वाणी से स्वतः ही ऐसी चीजें ध्वनित होती हैं, सबके बस की बात नहीं है कि वो इस तरीके से सोच पाए। तो पहली चीज। दूसरी चीज, जब इतना उदात्त विचार किसी व्यक्ति का होगा तो वो सामने जब कुछ स्केच करेगा, स्केच खींचेगा तो क्या करेगा, वैसे ही जैसा वो होगा वो ऐसा ही प्रकट करेगा। तो लुंजाइनस से पूर्व भावावेग को उदात्त का बाधक तत्व माना गया है। यानी लुंजाइनस कहते हैं दूसरा शोध भाव का उदात्त रूप है, और लुंजाइनस से पहले जो पूर्व भावावेग है उसको उदात्त को बाधक तत्व माना गया था, किंतु लुंजाइनस ने इसका खंडन कर भावावेग यानी भावनाओं के आवेग को उदात्त का सहायक तत्व माना है। कभी भी आपके मन में जब कोई भी रचना होता है तो ये नहीं कहा जाता है कि आराम से बैठ के रचना लिखने बैठे थे तो हमारे दिमाग में ये काव्य आया। ये तो भाव का आवेग है, कभी कभी उमड़ पड़ता है, कभी प्रेम है, कभी ईर्ष्या है, कभी द्वेष है, कभी बहुत सारे मन के विकार आते हैं और वो स्वतः अचानक ही आते हैं और उसी समय आपने लिख दिया तो लिख दिया, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो लुंजाइनस कहते हैं हम भाव के आवेग को उदात्त के सहायक तत्व में गिनते हैं, उसको ये नहीं कहते कि वो हानिकारक है, वो सही नहीं है। भावनाओं का आवेग अगर स्वतः स्फूर्त अगर आ जा रहा है, जैसे स्पॉन्टेनियस फ्लो आप देखते हैं काव्य शास्त्र में, हम लोग जब परिभाषाओं को रटेंगे तो काव्य क्या है, कोई कहेगा स्पॉन्टेनियस फ्लो है, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो वही चीजें बता रहे हैं कि ये अचानक ऐसे ही आ जाता है। और भाई ऐसा व्यक्ति ऐसी पर्सनालिटी होगा तो कोई भी संवेदनशील देखेगा तो उसके मन में ऐसे ही तुरंत ऐसी भावनाएं आ जाएंगी। आप किसी भी व्यक्ति से ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये महान आत्माओं से ही कल्पना कर सकते हैं कि वो जैसे निराला है, वो रोड पे चल रहे हैं, उन्होंने एक लड़की को पत्थर तोड़ते देखा, तो ये निराला की ही आत्मा कह सकती कि वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, क्योंकि हर व्यक्ति उस पत्थर तोड़ती लड़की को देख रहा है, लेकिन वो संवेदनहीन है या उस लड़की को उस रूप में नहीं देख पा रहा है कि भाई इतने धूप में एक लड़की है और वो किस तरीके से पत्थर तोड़ रही है सड़क पे, ये हमारे यहाँ की स्थिति भी धूप में बैठ के। तो ये भाव का आवेग उसको देखते ही आया, तो कहते हैं भाव का आवेग जो होता है उदात्त का सहायक तत्व है। लुंजाइनस कहते हैं कि मेरे विचार से जो आवेग उन्माद उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके स्थान स्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्त आ जाता वो और कहीं नहीं मिलता। तो ये आवेग उन्माद उत्साह के साथ आता और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके स्थान स्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्त आता वो और कहीं नहीं है। लुंजाइनस आवेग के दो रूप मानते हैं, रति शौर्य हास ओज इत्यादि को वो भव्य या सुखात्मक आवेग, यानी रति है प्रेम है, शौर्य है, हास्य है, ओज है, तब तो ये भव्य या सुखात्मक आवेग मन में आया। लेकिन किसी चीज को देख के आपके अंदर दया आ गया, शोक आ गया, करुणा आ गया, भय आ गया, तो ये दुखात्मक है और दुखात्मक आवेग को उदात्त का पोषक तत्व तो नहीं मानते। तो रति शौर्य हास ओज इनको भव्य सुखात्मक मानते हैं, दया शोक करुणा भय इनको दुखात्मक मानते हैं और दुखात्मक आवेग को उदात्त का पोषक तत्व तो नहीं मानते। तीसरे नंबर पे आता है अलंकार नियोजन। लुंजाइनस ने उदात्त विचार और उदात्त भाव के उपशंत उदात्त के स्रोतों के तहत तीसरा महत्वपूर्ण स्थान समुचित अलंकार योजना को दिया है। लुंजाइनस ने पेरिप्सिस के 44 अध्याय में, पेरिप्सिस के कितने 44 अध्याय, लुंजाइनस ने पेरिप्सिस के 44 अध्याय में 14 अध्यायों लगभग एक तिहाई में अलंकार पर प्रकाश डाला हुआ है। अलंकार के प्रयोग की पहली शर्त वो औचित्य या प्रसंग अनुकूलता को मानते हैं। अलंकार के संबंध में उनकी ये मान्यता है कि अलंकार जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली तब होता है जब इस तथ्य पर ध्यान ही न केंद्रित हो कि वो अलंकार है। लुंजाइनस अलंकार को अभिव्यक्ति की मनोहारिता के लिए अपरिहार मानते हैं। तो अलंकार को क्या मानते हैं, मतलब 44 अध्याय में अगर इनका लुंजाइनस ने पेरिप्सिस लिखा है तो आपको पहले 44 अध्याय ध्यान रखना है, उसमें 14 अध्याय लगभग एक तिहाई पर अलंकार पर प्रकाश किसने डाला है, लुंजाइनस ने डाला है। और पहली शर्त उन्होंने क्या रखा है कि प्रसंग के अनुकूल आप अलंकार को करो, ये नहीं कि अलंकार की भरमार लगा दो। अलंकार सबसे प्रभावशाली तब होता है ना जब इस तथ्य पर ध्यान ही न केंद्रित हो वो अलंकार है। तो लुंजाइनस कहते हैं कि अगर काव्य में अलंकार का प्रयोग करो वो अभिव्यक्ति की मनोहारिता के लिए जरूरी है, किंतु उनका मानना है कि अलंकारों का प्रयोग भाषा में ऐसे कर दो कि पाठक पढ़ के चला जाए, उसको पता ही नहीं चले। वस्तुतः लुंजाइनस उदात्त के लिए अलंकारों की स्वाभाविक मर्यादित एवं औचित्यपूर्ण प्रयोग के पक्षधर है कि मर्यादा में उसको प्रयोग करो। लुंजाइनस का स्पष्ट कहना है कि फिगर देयरफॉर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट अपीयर्स इन डिस्गाइज। लुंजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व के लिए विस्तारणा, एम्प्लीफिकेशन, सफल सोक्ति, एडजुरेशन, क्वेश्चन एंड आंसर, व्यतिक्रम, हाइपरबेटा,
इन्वर्जन के साथ साथ अनाफोरा पुनरावृत्ति और वेरिएशन छिद्रवाक्य, हाइपरबोला, इस जो है ये सिम्बली और मेटाफर, इन सभी अलंकारों को महत्वपूर्ण माना है और लुनजाइनस अलंकारों के आयतनज, प्रसंगानुकूल, प्रच्छन्न और सहज प्रयोग के पक्षधर थे। ऐसे ही इनका उत्कृष्ट भाषा के संबंध में कहते हैं कि लुनजाइनस उद्दात का चौथा स्रोत मानते हैं कि नोबेल डिक्शन, यानी एक तरीके से डिक्टेट भी किया जाए तो वो डिक्टेट आपका उत्कृष्ट लेवल का नोवेल होना चाहिए। उद्दात विचार, उद्दात भाव इत्यादि की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से, तो इसलिए उद्दात का मूल आधार भाषा है। लुनजाइनस ने उद्दात के 5 स्रोतों के तहत उत्कृष्ट भाषा को स्थान देते, उत्कृष्ट भाषा के तहत उपयुक्त और मनोहारी पद, उपयुक्त प्रभाव उत्पादक और बहुधा प्रचलित शब्दावली एवं गरिमामयी भाषा को महत्व दिया है। लुनजाइनस का मानना है कि भव्यता, सौंदर्य, मार्दव, गरिमा, ओज, शक्ति इत्यादि श्रेष्ठ गुणों से युक्त शब्दावली से शैली में रमणीयता, स्निग्धता, बलवत्ता, प्रभावत्मकता, ये सभी चीजें आती हैं। गरिमा में रचना विधान, लुनजाइनस उद्दात का 5वां या अंतिम स्रोत गरिमा में रचना विधान को मानते हैं। लुनजाइनस की मान्यता है कि जिस प्रकार मानव के शरीर की सुगठित रचना का सौंदर्य उसके विभिन्न अंगों की एकान्विति में होता है, यानी एक तरीके से गरिमामय रचना विधान मतलब आप एक रचना को बना रहे हो, लिख रहे हो, तो ये 5वां और अंतिम स्रोत गरिमामय रचना विधान है। लुनजाइनस क्या कहते हैं, उनका मानना है कि जिस प्रकार मानव जो होता है उसके शरीर की सुगठित रचना का सौंदर्य उसके विभिन्न अंगों की एकान्विति में होता है, ठीक उसी प्रकार सुंदर एकान्विति से युक्त काव्य का रचना विधान गरिमा में होता है। लुनजाइनस ने गरिमा में रचना विधान के तहत पदों के चयन, पद विन्यास के साथ साथ उद्दात के निष्पादक से 4 तत्वों में विचार, भाव, अलंकार और पद चयन के सामंजस्य, हार्मनी पर बल देते हुए कहा है, जब तक ये अंग अविवाह से सामंजस्य स्थापित नहीं करते तब तक उद्दात के साधक नहीं बनते। सत्यदेव मिश्र ने भी लिखा है, उद्दात के उपयुक्त 5 स्रोतों के अलावा लुनजाइनस बिंब विधानी कल्पना को भी साहित्य में जगह देते हैं। तो इनके अलावा अपने यहाँ सत्यदेव मिश्र कहते हैं कि इसके अलावा जो है बिंब विधानी कल्पना को भी एक तरीके से साहित्य में महत्व देते हैं। इस प्रकार लुनजाइनस का औदात्य गरिमा में विषय वस्तु, उद्दात धारणा, सहज समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भव्य शब्दावली की समुचित प्रभावशाली एवं कलापूर्ण संगोपन की परिणति है। लुनजाइनस ने उद्दात के 5 स्रोतों में प्रथम 2 को प्रकृति प्रतिभा प्रदत्त माना है, जबकि अंतिम 3 को कलागत माना है। कि 2 जो है प्रकृति प्रतिभा और 3 है कलागत। उद्दात के बाधक तत्व, अब उद्दात में क्या क्या चीजें बाधक तत्व है। लुनजाइनस ने उद्दात के बाधक तत्वों को उल्लेख करते हुए इन दोषों से सावधान रहने को कहा ताकि उद्दात की सृष्टि निर्विरोध निशंक हो। लुनजाइनस ने मुख्य रूप से उद्दात के 3 अवरोधक तत्वों का उल्लेख किया है, एक बाल्यता या सस्तापन, वागाडंबर या भावाडंबर। तो 3 अवरोधक तत्व हैं जो उद्दातता को रोकते हैं, एक है बाल्यता या सस्तापन, दूसरा वागाडंबर और तीसरा भावाडंबर। अवरोधक तत्वों के उल्लेख में क्या है, बाल्यता या सस्तापन, वागाडंबर या भावाडंबर। बाल्यता को लुनजाइनस जो है ये उद्दात का प्रथम विरोधी तत्व मानते हैं। लुनजाइनस के अनुसार बाल्यता पंडिताओं दृष्टि है। 3 चीजें इन्होंने बताया, क्या क्या, बाल्यता या सस्तापन, वागाडंबर और भावाडंबर। बाल्यता को लुनजाइनस उद्दात का पहला विरोधी तत्व मानते हैं। लुनजाइनस के अनुसार बाल्यता क्या है, देखिए 3 चीजें पूछा जाता है ना कि कौन से अवरोधक तत्व है इसमें, तो आपको बताना होता कि 3 अवरोधक तत्व है। तो अवरोधक तत्व के नाम क्या है, एक बाल्यता या सस्तापन, अगर कोई भी रचना ऐसा ना करो कि बड़ा बाल्यता या सस्तापन हो, वागाडंबर हो, भावाडंबर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये बाल्यता क्या होता है। बाल्यता ये कहते हैं कि देखो सबसे विरोधी तत्व है, अगर आप कोई लिबरल ऐसा कोई थॉट अपना सामने रखना चाहते हो तो उद्दात का पहला विरोधी तत्व बाल्यता ही है। लुनजाइनस के अनुसार बाल्यता एक पंडिताओं दृष्टि है। मान लो कोई चीज लिख दिया आप पंडिताओं दृष्टि में, वो समझ से परे है, जिसके कारण अतिशय विस्तार की परिणति निष्प्राण असफलता में होती है। बकौल सत्यदेव मिश्र कहते हैं, बाल्य का अर्थ है बचकाना। बच्चों में जैसे चपलता, संयमहीनता, हल्कापन और क्षुद्रता पाई जाती ना, वैसी बाल्यता का दोष उसी शैली में माना जाएगा जिसमें बिना संयम के वाग स्फीति की जाए, क्षुद्र अर्थ घोतक शब्दों का प्रयोग हो और चंचल या अस्थिर पद विन्यास हो। वागाडंबर टेस्टलेस रैंट ऑफ टिमिडिटी भी औदार्य का हास्य करते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वागाडंबर का अर्थ है भाव की गरिमा के अभाव में भी अलंकृत और भारी शब्दों का प्रयोग, मतलब भावनाएं कुछ नहीं आ रही है आपके अंदर से ऐसा, तो भाव की गरिमा का अभाव है आपके अंदर, लेकिन फिर भी भारी भरकम शब्द का प्रयोग करे जिसका कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज है इन्होंने जो बताया बाल्यता, बालिता मीन्स पंडिताओं दोष, ऐसा कुछ भी अपने काव्य में नहीं रखना चाहिए जो समझ से परे हो। तो वागाडंबर का अर्थ है भाव की गरिमा के भाव में भी अलंकृत और भारी शब्दों का प्रयोग। भावाडंबर फाल्स पैशन से मतलब है भाव की अनियंत्रित अभिव्यक्ति, अति भावुकता, सस्ती भावुकता।
तो अब बताइए कि भावाडंबर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बता दिया गया कि ये अनियंत्रित अभिव्यक्ति है, तो ये भी सही नहीं है। तो वागाडंबर, भावाडंबर, बालेता। बालेता मीन्स पंडिताओं दृष्टि हो गया। वागाडंबर में भाव की गरिमा के अभाव में भी, यानी वागाडंबर में कि भावनाएं कुछ आ नहीं रही है, वो चीजें भी फिर अपने अलंकृत और भारी शब्दों का प्रयोग कर दिया। और फाल्स पैशन से हो गया कि भावनाओं को अनियंत्रित रूप से सामने रखे, तो तीनों ही सही है। नहीं है, कहीं पे पंडिताओं दृष्टि, कहीं पे आपके अंदर वागाडंबर में भावनाएं ही नहीं आ रही है, तो भारी भरकम शब्द का प्रयोग कर रहे हो। और इनके अलावा भावाडंबर में फाल्स पैशन से मतलब है भाव की अनियंत्रित अभिव्यक्ति, अतिभावुकता अथवा सस्ती भावुकता। अब यहाँ पे देखिए उदात्त सिद्धांत के मूल्यांकन की बात है। समग्र आधार पे ये कह सकते हैं कि उदात्त विचार, उदात्त भाव, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान, ये सभी उदात्त के या औदात्त के विधायक तत्व। तो क्या क्या है? उदात्त विचार, उदात्त भाव, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। 5 चीजों को आपको ध्यान रखना है। मान लो कि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्या क्या आता है। अब लोन्जाइनस ने अरस्तु की तुलना में, देखिए अरस्तु से तुलना किया जा रहा है, तो लोन्जाइनस ने अरस्तु की तुलना में काव्य में कवि के उदात्त व्यक्तित्व की जो प्रतिष्ठा की है उसका महत्व कांट, हीगेल, कैरेट जैसे सौंदर्य शास्त्रियों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। लोन्जाइनस ने क्या किया है? अरस्तु की तुलना में काव्य में कवि के उदात्त व्यक्तित्व की जो प्रतिष्ठा की है उसका महत्व कांट, हीगेल, कैरेट जैसे सौंदर्य शास्त्रियों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। लोन्जाइनस ने औदात सिद्धांत के द्वारा जिस आत्मा के उन्नयन, अस्थायी, अनिर्वचनीय आनंद, यौम, महत विचार, उद्भावना इत्यादि की स्थापना की, वो उन्हें एक गंभीर मौलिक चिंता के महान व्याख्याता के रूप में सामने रखता है। तारकनाथ बाली ने लोन्जाइनस को पश्चिम का पहला पूर्ण आलोचक माना है। किसने? तारकनाथ बाली ने लोन्जाइनस को क्या माना है? पश्चिम का अगर पहला पूर्ण आलोचक देखे तो। स्मरणीय तत्व, अब क्योंकि ये सिद्धांत खत्म होने वाला, तो एक अच्छी चीज है कि सिद्धांत खत्म होते होते इसमें लास्ट में पेज में स्मरणीय तथ्य दिया है जो कंक्लूड कर दिया है। अब उदात्त की अवधारणा की जनक कौन है? लोन्जाइनस है। रचना है पेरिप्सिस, प्रकाशन वर्ष 1544, अध्याय है 44, की शैली में है पत्रात्मक शैली में। विश्व विख्यात कृति पेरिप्सिस का पहला संस्करण कब आया था? 1554 में। इसके प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? रोबर्तेल्लो को जाता है। अब देखिए दृष्टि वाला सारा कवर हो गया। जॉन हॉल ने अंग्रेजी में पेरिप्सिस का सबसे पहला प्रकाशन किया था। जॉन हॉल ने। पेरिप्सिस का अनुवाद निम्न शीर्षकों से हुआ है। सबलाइम नाम से हुआ है, ऑन दी सबलाइम नाम से हुआ है, ऑन दी आर्ट ऑफ सबलाइम के नाम से हुआ है। पेरिप्सिस रचना का उद्देश्य क्या है? भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन। तो पेरिप्सिस जो रचना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। वस्तुतः भाषा का वैशिष्ट और चरमोत्कर्ष ही उदात्त है। उदात्त के 5 स्रोत में प्रकृति, प्रतिभा, प्रदत्त, उदात्त विचार, भाव का उदात्त चित्रण, कलागत अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमा में रचना विधान। उदात्त के बाधक तत्व में कौन कौन से हैं? शैलीगत में वागाडंबर, क्षुद्र वाग विलास, भावाडंबर अर्थात बचकानी या बचकानापन। सबसे बड़ा अवरोधक तत्व क्या है? सबसे बड़ा अवरोधक तत्व भावाडंबर को माना है। सबसे बड़ा अवरोधक की भावाडंबर है। तो इनके अलावा जो है लुनजानिस पहले स्वच्छंदतावादी आलोचक है। किसने कहा? स्कॉट जेम्स ने कहा। महान काव्य का उत्पत्ति कारक क्या? आत्मविभाव्यता है। लुनजानिस का ग्रीक नाम क्या है? इनको ग्रीक में लोंगिनोस कहते थे और अंग्रेजी में लोंगिनोस। देखिए ग्रीक में लोंगिनोस कहते थे और लोंगिनोस जो कहते थे अंग्रेजी में। सबलाइन का हिंदी रूपांतरण शब्द उदात्त। उदात्त के सबसे पहले विवेचनकर्ता कौन थे? के ल्यूरा, जिनका उदात्त शीर्षक से निबंध है के ल्यूरा का। लुनजाइनस को उदात्त की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कैसलियस के निबंध उदात्त से मिली थी। लुनजाइनस ने उदात्त सिद्धांत का प्रवर्तन प्रेरणादाता कैकुलस की त्रुटियों के निराकरण हेतु किया था। कैकुलस ने उदात्त निरूपण में भाव की सर्वथा उपेक्षा बरती थी। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तन के पीछे लुनजाइनस का उद्देश्य क्या था? काव्य को गरिमा में भव्य बनाने का प्रयास। उदात्त सिद्धांत का क्षेत्र व्यापक ही साहित्येतर, इतिहास, धर्म, दर्शन सभी को समाविष्ट करने वाला सिद्धांत है। पेरिप्सिस रचना के मूल में लोन्जाइनस का उद्देश्य था भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन। पेरिप्सिस रचना जो है तेरेंतियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित पत्रात्मक रूप में संवाद शैली में है, जिसकी भाषा ग्रीक है। पश्चिम के पूर्ण आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित लोन्जाइनस थे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो और अरिस्टो के बाद तीसरे नंबर पे कौन है? तो लोन्जाइनस है। और यहाँ पे हम लोगों ने लोन्जाइनस का काव्य सिद्धांत समाप्त कर दिया। अब हमारा शुरू होता है इलियट का सिद्धांत। अब यहाँ तक बताइए लोन्जाइनस की कोई समस्या है आप लोगों को? कहीं से भी लग रहा है लोन्जाइनस नहीं आ रहा है समझ में?
कोई दिक्कत है लोनजाइनस को समझने में? कौन कौन लोनजाइनस को पहली बार पढ़ रहा है? और बबीता जी पढ़ चुकी है क्या? ये मंदिर निकल ली। हम्म, पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आता है। अभी नहीं नहीं, जितना बताया ये अपने आप में पर्याप्त है। इनकी रचना, इनके को, हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लोनजाइनस, ये समझिए। ठीक है। और ये, हाँ, एक दो बार वीडियो से रिवीजन करिएगा, और नोट्स को हाईलाइट ही किया हुआ है, यहाँ पे भी है ना। और अपने नोट्स से भी एक बार रिवाइज करा देंगे, तो वापस से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप में पर्याप्त है टॉपिक। तो हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ का खत्म हुआ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। तो हमने प्लेटो के काव्य भाषा सिद्धांत को देख लिया, अरस्तु के तीनों अनुकरण, विरेचन, त्रासदी, और तीसरे नंबर पे है इलियड के तीसरे नंबर पे था लोनजाइनस का उद्दार सिद्धांत। आज हम काव्यशास्त्र की प्रैक्टिस कराएंगे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की। तो वहां देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते, तो आपको लगेगा ऐसे आता है। इलियड के सिद्धांत। अब इलियड का आपने देखना है, तीन सिद्धांत इलियड का है, जैसे अरस्तु का तीन है ऐसे इलियड का है। जैसे इनका भी निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, सीधे सीधे नाम ही आ जाता है ना किसका कौन सा सिद्धांत। और आपके में निर्वैयक्तिकता परंपरा लगा ही रहता है, लगभग तीनों सिद्धांत यूनिवर्सिटी वगैरह में भी हर जगह लगा रहता है। तो इलियड के तीन सिद्धांत है। एक निर्वैयक्तिकता का, ए थियरी ऑफ इम्पर्सनल, एक परंपरा की परिकल्पना का, ए थियरी ऑफ ट्रेडिशन, और एक है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। तीन सिद्धांत हो गए, कौन कौन से? एक निर्वैयक्तिकता, ये थियरी ऑफ इम्पर्सनल, एक परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, ये थियरी ऑफ ट्रेडिशन, और एक वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, ये थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब इलियड के पहले सिद्धांत पे हम ध्यान दें तो निर्वैयक्तिकता। आपको लगेगी निर्वैयक्तिकता क्या मतलब, इम्पर्सनल क्या होता है? जो टी एस इलियट है, ये 20वीं सदी के पाश्चात्य लेखक, नाटक और नाटककार और आलोचकों में महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। अमेरिकी नई आलोचना के मसीहा। अमेरिका में जो न्यू क्रिटिसिज्म हुआ, नई आलोचना, जैसे अपने यहाँ नई समीक्षा पढ़ते हैं, वैसे अमेरिका में जो नई आलोचना के मसीहा अगर है तो वो इलियट को कहते हैं। इलियट को कहते हैं, जैसे एक आलोचना होता है सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक, तो इनको कहा जाता है कि इलियट ने व्यवहारिक आलोचना को जहाँ मजबूत आधार दिया है, वहीं काव्य, नाटक, निबंध, इन सब में भी काम किया है। इलियट जो है ये तीन सिद्धांत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। निर्वैयक्तिकता, थियरी ऑफ इम्पर्सनल बोलते हैं, और इनके अलावा परंपरा, ट्रेडिशन के लिए, और वस्तुनिष्ठ समीकरण, ए थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के लिए। अभी निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के द्वारा इलियट ने कविता में जो बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, उसका प्रवृत्ति का विरोध किया और कला को निर्व्यक्तिक घोषित कर दी। इन्होंने कहा जो व्यक्तिवादी चीजें बहुत ज्यादा कविता में, वो ठीक नहीं है, उसका विरोध किया और कला को निर्व्यक्तिक घोषित कर कवि को काव्य की स्वतंत्र अवतारणा के लिए माध्यम मात्र स्वीकार किया। इनका मानना है कि इलियट की निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का अगर हम विश्लेषण करें तो निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की मान्यताएं क्या है। इलियट की निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की मान्यताओं को निम्न बिंदुओं में इस प्रकार हम देख सकते हैं। कवि वैज्ञानिक के समान निर्वैयक्तिक और ऑब्जेक्टिव होता है, और कला निर्वैयक्तिक। अब इनके थॉट को आप समझते जाइए, कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इम्पर्सनल क्या होता है, निर्वैयक्तिक होना क्या होता है। मान के चलिए कि जैसे हमने अभी पढ़ा लोनजाइनस, वो कहते हैं कि कविता में लिबरलिटी, एक तरीके से लिबरल थॉट्स होने चाहिए, उदात्त विचार। ये कहते हैं कि जब कोई भी एक रचनाकार लिखता है ना, तो उसको इम्पर्सनल रूप में लिखना चाहिए काव्य से। अब क्या है इम्पर्सनल? कहते हैं कवि जो है वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिक होता है ना, कोई भी चीज कर रहा है तो वो एक चीज नहीं है कि एकदम उसी में उसी तरीके से जुड़ा है, उसको बड़ा लॉजिक के साथ देख रहा है वो। तो कभी भी क्या है, वैज्ञानिक के समान इम्पर्सनल हो जाए। ये नहीं कि किसी कविता में वो निजी रूप में आ जाए, पूरी तरह अपने आप को उससे विच्छेद करके रखे। इम्पर्सनल और सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि निश्चित, क्योंकि कला निर्वैयक्तिक होता, कला इम्पर्सनल होता है। कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है। मतलब मैं अगर एक रचना रच रही हूँ तो हमें यही नहीं सोचना है कि मैं अपने आप को पूरी तरह वहां पर रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि आपकी थॉट अगर आप इतने उससे होके लिखोगे तो कुछ बायसनेस ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कभी भी देखो आप, जैसे प्रेमचंद वगैरह गोदान लिखे हैं या प्रसाद जी ने लिखा है, तो जब भी कोई इनसे पूछता है भाई क्या आप ही उपस्थित हो इस रचना में, ये हो,
तो उनका सीधा-सीधा यही चीज़ कहना होता ना कि भाई मैं उसमें नहीं हूँ, कैरेक्टर अपना रोल खुद करते जा रहा था, मुझे क्या पता था? जैसे कैरेक्टर को करना था वो प्ले कर रहा था, मैं थोड़ी नचा रहा था कैरेक्टर को। तो सीधी-सी बात है, कला क्या है? व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। आपको एक इम्पर्सनल होके लिखना है, ऑब्जेक्टिव होके लिखना, कला इम्पर्सनल है और कला जो है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी की अगर हम एक रचना लिखें तो पूरी तरह वो अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उससे पलायन है। मतलब हम लिख दे रहे हैं और उससे निकल जा रहे हैं बाहर, उस कैरेक्टर से बाहर। मैंने लिखा जैसे होता नहीं, ऐसे मान लीजिए कि कोई टीवी के एक्ट्रेस वगैरह है, वो होता नहीं कि जब तक किरदार में रहेंगे रहेंगे और फिर किरदार को रच लिया, फिर वो अपने रियलिटी लाइफ में आ जाते हैं। सेम चीज़ आप मानिए कि एक लेखक को होना चाहिए। जब तक लिखा, कैरेक्टर को लिख रहा था, कैरेक्टर को नचा रहा था और फिर जैसे ही खत्म किया बंद, फिर वो अपनी लाइफ में आ गया। तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उसे पलाने, सीधे-सीधे स्टेटमेंट पूछता किसका, इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो निर्व्यक्तिकता के बारे में पहला थॉट, दूसरा है कि अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। निर्व्यक्तिकता का अर्थ है कवि की व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। साधारणीकरण एक टॉपिक होता है, जनरलाइजेशन। तो निर्व्यक्तिकता इम्पर्सनल का मतलब है कि कवि के जो व्यक्तिगत भाव है, हमारे जैसे मान लो हमें कोई रचना करना है और हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज को लेके ओपिनियन है, उसका अब हमको सामान्यीकरण कर देना। वो ऐसा कुछ हमको अपने काव्य में डालना जो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए और सबको सामान्य लगे। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि एक आदमी हताशा से बैठ गया, मैंने अपना हाथ दिया, ये दिया। अब ऐसा लगेगा यार ऐसे तो बहुत लोगों के जीवन में होता है, ये कोई कवि के जीवन में खास थोड़ी हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाथ बढ़ाते हैं, अजनबी होते हैं और हाथ बढ़ाते हैं तो लोगों को सहारा मिल जाता है। सामान्यीकरण हो गया, इसलिए वो कविता सबको पसंद आने लगी। कवि के व्यक्तिगत भाव सर्वभाव भाव में रूपांतरित होकर, यानी कवि के व्यक्तिगत भाव, वो तो हो सकता है कि विनोद जी का खुद का अपना भाव रहा हो कि भाई मैं ऐसे रहूंगा, कोई हताशा से बैठ जाएगा तो मैं व्यक्ति को भले ना जानूं पर मैं हताशा को जानता हूं तो मैं उसको अंधकार में नहीं जाने दूंगा, उस गर्त से मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो वही चीजें कवि के व्यक्तिगत भाव सर्वभाव भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होते हैं। निर्व्यक्तिकता के दो रूप होते हैं, प्राकृतिक और विशिष्ट निर्व्यक्तिकता। अब काव्य का कवि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। किसी प्रकार का तो नहीं कह सकते, इन्होंने सीधे कह दिया किसी प्रकार का संबंध तो होता है, ऐसे तो नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा काव्य का कवि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, ऐसा इलियट का मानना है। कवि और कलाकृति दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं। कविता के तीन स्वर होते हैं। श्रेष्ठ काव्य में तीन विशेषताएं होनी चाहिए, तीनों। तो तीन स्वर समझना है इनका। इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की उक्त मान्यताएं विश्लेषण की अपेक्षा रखती हैं, जिन्हें इस प्रकार हम देख सकते हैं। एलियट एजरा पाउंड के विचारों से बहुत प्रभावित है। एजरा पाउंड भी पाश्चात्य में काव्यशास्त्र में लेखक है और एजरा पाउंड के विचारों से कहते हैं विशेष प्रभावित है एलियट, और इसलिए उन्होंने एजरा पाउंड की तरह ही कवि को वैज्ञानिक के समान निर्व्यक्तिक, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव मानते हुए कला को निर्व्यक्तिक घोषित किया। एलियट भी मानते थे कि कला में अभिव्यक्त भाव निर्व्यक्तिक होते, इम्पर्सनल होते और कभी अपने को कृति के प्रति समर्पित किए बिना इम्पर्सनल हो ही नहीं सकता। यानी अपने आप को एक तरीके से अगर जो भी लिख रहा है उसके प्रति समर्पित नहीं होगा तो वो अपने आप को उससे अलग कर ही नहीं पाएगा। कविता क्या है? मनोभाव की स्वच्छंदता नहीं है, मन की भावनाओं को स्वच्छंद रूप में ऐसे सामने ही रख देना नहीं है, वरन उससे पलायन। आप लिखो छोड़ो। ये मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी कैरेक्टर है, खासकर आप सीरियल वगैरह में देखो, जब तक वो कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रहा है आपको लगेगा कि रियल में वही कैरेक्टर है, लेकिन जैसे ही उसका कैरेक्टर का काम खत्म होगा वो अपने अपने निजी जीवन में देखो। तो कुछ लोग आप देखते हैं कि किसी सीरियल में भगवान के रूप में है, बहुत आस्था आपके मन में है, लेकिन रियल लाइफ में वो आस्थावान बिल्कुल नहीं है। इनका सेम कहना है। तो एलियट कहाँ से ये चीज लेके आते हैं? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, इम्पर्सनल हो जाना, ऑब्जेक्टिव हो जाना, ये सब एजरा पाउंड के विचार से लेके आते हैं। और ये एक समस्या का समाधान भी करते हैं कि देखो कोई लेखक क्यों इम्पर्सनल की बात कर रहा है। तो कला में जो अभिव्यक्त भाव है वो निर्व्यक्तिक होते हैं और कभी अपने को कृति के प्रति समर्पित किए बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए कविता मन के भाव की स्वच्छंदता नहीं, कुछ भी मन में अगड़म बगड़म आ रहा आप लिखे जा रहे हो, नहीं। ऐसा कुछ लिख रहे हो कि वो स्वच्छंदता एक गरिमा में स्वच्छंद स्थिति में है और वरन उससे पलायन। वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है वरन व्यक्तित्व से पलायन है। अच्छा, इस पे अभी देखेंगे बहुत सारे लोगों ने आक्षेप लगाया कि इन्होंने क्या क्या बोल दिया, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। अब इलियट से पहले भी स्वच्छंदतावादियों ने काव्य में व्यक्तित्व के प्रतिफलन पर विशेष जोर दिया था, लेकिन इलियट ने उसको गहराई दे दी।
कहते हैं कि कवि जो होता है वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता है, वो केवल एक माध्यम होता है और इस माध्यम में ही अनेक प्रभाव, अनुभव अप्रत्याशित तथा विचित्र ढंग से आते हैं। जो प्रभाव और अनुभव व्यक्ति के लिए जरूरी होते, काव्य में उनका कोई स्थान नहीं हो सकता और जो काव्य में अभिव्यक्त होते हैं वे कवि व्यक्तित्व में नगण्य हो सकते हैं। तो दोनों ही चीजें गहराई में ले जाकर इन्होंने सीधे कह दिया है कि कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता। मतलब अगर आप मान लो कि कोई लेखक लिख रहा है, पूरी तरह अपने आप को उसमें उड़ेल के रख दिया, ऐसा नहीं है। वो एक माध्यम है, काव्य के माध्यम से आप तक पहुंचने तक की बात बस। और भाई उसके जीवन में जो भी प्रभाव अनुभव रहे होंगे वो तो आएंगे ही, ऐसा नहीं कि नगण्य स्थिति में हो। वस्तुतः इलियट यहाँ अपने वक्तव्य में दो चीज क्लियर कर देना चाहते हैं निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत में, कि कवि केवल माध्यम है और कवि के माध्यम में ही अनेक प्रकार के अनुभव का सामंजस्य घटित होता है। सीधी सी बात है, दो चीजें। वो काव्य एक क्या होता है, कोई लेखक क्या थॉट रखता वो आपको यहाँ पे लिख के देगा और आप एक पाठक गण हो, पढ़ते हो। तो एक मीडियम है ये काव्य हमारा आप तक पहुंचने का। और इसमें जब हम कुछ लिखेंगे तो भाई हमारे जीवन के अनुभव का सामंजस्य तो होगा ही। इलियट इसे स्पष्ट के लिए, इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल पूछा भी जाता है। ये कहते हैं कि जो कवि होता है, कवि के मन, उसका जो मन है, जो मन क्या होता है हमारा, बहुत सारी चीजों को संग्रहित करता है। तो वो कवि के मन संग्रह को प्लैटिनम के टुकड़े के समान बताते हैं, कि कवि जो है बेसिकली इनका मन क्या हो, प्लैटिनम के टुकड़े जैसा है। वो कहते हैं कि यदि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से भरे कमरे में आप प्लैटिनम का एक टुकड़ा डाल देंगे तो दोनों जो है सल्फर एसिड में बदल जाएगा। चाहे ऑक्सीजन हो या सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परंतु प्लेटिनम तो निर्विकार रहेगा, इस प्रक्रिया में वो स्वयं प्रभावित नहीं होगा। कलाकार का मन प्लैटिनम के टुकड़े की तरह होता है। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बताया कि एक कलाकार होता है वो प्लैटिनम का टुकड़ा होता है। एक कैरेक्टर प्ले करने वाला कोई सीरियल में व्यक्ति होता है वो भी प्लैटिनम का टुकड़ा है। कुछ पल के लिए उसके आसपास चाहे जितनी गंदगी रख दो पर वो गंदगी से प्रभावित नहीं होगा। तो वही चीज उन्होंने एग्जाम्पल से बताया, प्लैटिनम का टुकड़ा कवि के मन के संग्राहक जैसा है। प्लैटिनम का टुकड़ा प्रभावित नहीं होता, चाहे प्लैटिनम के टुकड़े के आसपास आप ऑक्सीजन रख दो, कार्बन डाइऑक्साइड रख दो, वो सल्फर एसिड में बदल जाएंगे, लेकिन प्लेटिनम में कुछ भी असर नहीं होने वाला है। सेम चीज अगर गोदान लिखने के बाद प्रेमचंद जी जो है एक तरीके से प्लैटिनम है, वो गोदान के आसपास शहरी और ग्रामीण कथा को ऐसे बुनते हैं कि आप हुरी के निधन पर रोने लगते हैं, लेकिन वो तटस्थ होकर लिखते हैं ऐसे ही। अब इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। इलियट के अनुसार क्या हो गया निर्व्यक्तिकता, कवि की जो व्यक्तिगत भावनाएं उन भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। कवि अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को आयत्त कर लेता है और आयत अनुभूतियां कवि की अनुभूतियां बन जाती है। जब वो इन्हें काव्य में व्यक्त करता है तो वो जो है उसकी निजी अनुभूतियां सबकी अनुभूतियां हो जाती है। इलियट की ये धारणा थी कि कला में अभिव्यक्त भाव जो होते हैं वो निर्व्यक्तिक होते हैं। इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता के दो रूप होते हैं, प्राकृतिक और विशिष्ट, पहले भी बात किया। अब देखिए प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता कहते हैं ये कवि के अंदर जो होता है, जो केवल कुशल शिल्पी मोर स्किलफुल क्राफ्ट्समैन की होती है। जबकि जो दूसरा प्रकार है वो विशिष्ट निर्व्यक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सामान्य सत्य को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। ऐसा कवि अपने अनुभव को संपूर्ण विशिष्टता को इसलिए बनाए रखता है कि वो उसे सामान्य प्रतीक बना दे। इलियट की दृष्टि में पहले प्रकार के इम्पर्सनल के आधार पर श्रेष्ठ अर्थात अभिजात काव्यकृति का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरा अपने बाल पकाए हैं वो निर्व्यक्तिकता के आधार पर श्रेष्ठ अभिजात काव्यकृति का निर्माण कर सकता है, इसलिए वो जरूरी है निर्व्यक्तिकता। इलियट कवि एवं कलाकृति दोनों को परस्पर प्रभावित होना मानते हैं और यहाँ भी इलियट कवि के व्यक्तित्व को मानते हैं कि कवि की एक पर्सनालिटी होती है। इलियट का मानना है कि जब मैं वर्जिल का संसार कहता तो इसका मतलब उस आशय से होता है जिसे उसने स्वयं निर्मित किया। इलियट की दृष्टि से कवि अपने संसार का निर्माता होता है। संपूर्ण काव्यकृति कवि के व्यक्ति से निर्मित होती है और कई कवि अपने काव्य जगत में व्याप्त हो जाता है। इलियट कविता के कितने स्वर बताए थे, 3 स्वर। अब 3 बायसेज में क्या है उनको क्लियर कर देते हैं। काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, बड़ा कठिन टॉपिक होता है सारा, देखिए यहाँ पे समझने वाला ही है।
इलियड कविता के कितने वायस बताएं? 3। 3 वायसेज ऑफ पोएट्री शीर्षक अपने मशहूर निबंध में कविता के 3 स्वरों की बात की है। प्रथम स्वर में कवि जो है क्या करता है? प्रथम स्वर में कवि अन्य से नहीं स्वयं से बात करता है। देखो 3 वायसेज होती है, 3 आप एक पोएट्री जब लिखा जाता है तो 3 स्थितियां होती, 3 स्वर आते हैं, ऐसा इलियड कहते हैं। पहला तो कवि अन्य से नहीं स्वयं से बातें करता है। दूसरे में वो श्रोताओं से बातें करता है और कविता के तीसरे स्वर में अंतर्ध्यान, यानी पहले में तो वो खुद बात करता है, दूसरे में श्रोता से बात करता है और कविता के तीसरे स्वर में वो अंतर्ध्यान होकर पात्रों या चरित्रों के माध्यम से बातें करता है। कैसे करता है? अंतर्ध्यान होकर पात्र या चरित्र के माध्यम से। प्रथम प्रकार के स्वर में कवि का लक्ष्य अपने भाव से छुटकारा पाना होता है। जब वो खुद से बात करता है ना, तो उसको सोचता है कि चलो इससे मुक्ति मिलेगा, लिख देंगे, क्योंकि बिना कहे वो रह ही नहीं सकता। दूसरे स्वर में कविता किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए सृजित होती है, जबकि तीसरे स्वर के तहत नाटक आते हैं। नाटक इलियड दूसरे और तीसरे स्वरों की कृतियों को कवि की अचेतावस्था से उद्भूत नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि इसमें कवि पूर्ण सजग होकर अपने व्यक्तित्व से कृति का सृजन करता है और वह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता, वरन व्यक्तित्व से निर्माण करता है। इलियट ये भी कहते हैं कि किसी भी कविता में केवल एक स्वर का मिलना कठिन है। श्रेष्ठ काव्य में आपको तीनों विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तीनों मीन्स की खुद से भी बातें करना, आपसे भी बातें करना और साथ ही साथ अंतर्ध्यान के कैरेक्टर के माध्यम से बातें करना। इलियट कहते हैं कि पहले स्वर के तहत जो रचनाएं आती है वो लिरिकल अथवा प्रगीत, लिरिकल बैलेट्स आप पढ़ते हैं ना, वर्ड्सवर्थ कॉलरीज मिला के जो है 1744 या 1800 कितना है, उसमें लिरिकल बैलेट लिखते हैं। तो इलियट का मानना है कि पहले स्वर जब आप अपने खुद से बातें करते हो तो लिरिकल अथवा प्रगीत काव्य के रूप में आता है। जब दूसरा, जब सामान्य जनमानस से बात करते हो पाठकगण से, तो वो प्रबंध काव्य तथा नरेटिव के रूप में है। और तीसरा नाट्य रचना के रूप में आता है। तो बहुत अच्छे से बता दिया इन्होंने, पहला प्रगीत काव्य, दूसरा प्रबंध या नरेटिव के रूप में, तीसरे स्वर में नाट्य रचना। इलियट की मान्यता है कि कविता के प्रथम स्वर में जो है कवि जो है उसका जो व्यक्तित्व है तो वो प्रकट होता है। पहले में खुद से बातें करता है। तो इलियट का मानना है कविता के पहले स्वर में कवि का व्यक्तित्व प्रकट होता है, दूसरे में कवि व्यक्तित्व परोक्ष रहता है और तृतीय स्वर में कवि व्यक्तित्व का सर्वथा तिरोभाव हो जाता है, क्योंकि अंतर्ध्यान हो जाता है। निर्व्यक्तिता की सिद्धि इलियट कविता के तृतीय स्वर में मानते हैं, जब आप पूरी तरह अंतर्ध्यान हो जाए। तृतीय स्वर नाट्य स्वर है जिसमें निर्व्यक्तिता की सिद्धि हो जाती है। अब इलियट की निर्व्यक्तिता सिद्धांत इतना इन्होंने बता दिया तो भाई आलोचना तो बनता है। तो लोगों ने खूब खरी खोटी इनको सुनाई। इनकी मान्यताओं पे बहुत सारे आरोप लगे कि इलियट ने विज्ञान रूपक का जो दृष्टांत दिया है, कभी का मन प्लैटिनम के टुकड़े बता दिया है, द माइंड ऑफ द पोएट इज द थ्रेड ऑफ प्लैटिनम, और काव्य निर्माण में कवि का मन निष्क्रिय रहकर काव्य निर्माण करे, वो आवश्यक घटकों के संग्रहित संगठित रूपांतरित होने का केवल माध्यम बने। इसे इलियट का इन लोगों ने कहा निषेधात्मक अथवा अभावात्मक दृष्टिकोण है। इलियट को कुछ देखने ही नहीं आता। घोर आलोचना की गई। कवि के लिए प्लैटिनम के टुकड़े की उपमा भी लोगों के गले नहीं उतरी और आलोचकों द्वारा उसका खूब खंडन मंडन जोर जोर से किया गया। और इस तरह कवि मस्तिष्क एक सचेतन और क्रियाशील वस्तु, उसकी जड़ पदार्थ से उपमा कतई उचित नहीं, सब कुछ बोल दिया। अब आते इसके महत्व और मूल्यांकन पे। इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत न सिर्फ उनकी बल्कि पाश्चात्य साहित्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये एक विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत है कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में देखें, टीएस इलियट का निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत अपने भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है। बात तो वही है, भगीरथ मिश्र अपने यहाँ के हिंदी साहित्य में वो कहते हैं टीएस इलियट जो है उनका जो इम्पर्सनल निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत हमारे भारतीय रस सिद्धांत में ऐसे ही जनरलाइजेशन साधारणीकरण जो हम बता रहे थे कि हम साधारणीकरण पढ़ेंगे, तो जैसे उनको यहाँ पे उनके यहाँ इसी को इम्पर्सनल निर्व्यक्तिकता बोलते हैं, हमारे यहाँ साधारणीकरण कहते हैं, जिसमें कलाकार नाटककार और जो भी है कलाकार नाटककार और अभिनेता के कौशल से व्यक्तिगत भाव सर्वसाधारण के हो जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया और इस सिद्धांत के प्रतिपादन के माध्यम से उन्होंने इस काव्य सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने की पूरी कोशिश की है। तो आपने इनका एक सिद्धांत यहाँ पे निर्व्यक्तिकता सिद्धांत को समझ लिया बहुत अच्छे से। अब हम इनके दूसरे सिद्धांत पे आते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, पूरी कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आए।
अब देखिए दूसरा सिद्धांत क्या है। पहले में तो निर्वैयक्तिकता हो गया, दूसरे का नाम इन्होंने वस्तुनिष्ठ समीकरण रखा। अब वस्तुनिष्ठ, ठीक है ठीक है। देखिए इलियट का वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत क्या है। अब एक तो आपने देखा कि हर एक व्यक्ति अलग अलग थॉट दे रहा है। अब आप प्लेटो से जोड़ोगे तो जो प्लेटो थे, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी काव्य लिखा जा रहा है वो सिर्फ नकल ही नकल है, अनुकरण ही अनुकरण है, तो उनके चेले अरस्तु ने कहा गुरुजी सही नहीं कह रहे हो। अगर हम अनुकरण कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति की अनुकरण करने की, नकल करने की क्षमता अलग होती है, और एक जो लेखक है, एक लेखक हो गया या कोई कलाकार कलाकृति बना रहा, वो उसकी खुद की दिव्य दृष्टि होती है। फिर उन्होंने त्रासदी और विरेचन में क्या बताया कि जैसे आपको कहीं घाव लग जाता है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि औषधि खा के ठीक हो जाओ, ऐसे आपके जीवन में मनोविकार में, मन में कुंठा आ गया, किसी भी तरह की दुर्भावनाएं आ जाई, तो आप कैसे उसका परिष्कार करोगे, कैसे शोधन करोगे, अच्छे काव्य पढ़ने से, अच्छी मूवी देखने से। तो इन्होंने कहा विरेचन। विरेचन मीन कि चिकित्सा शास्त्र का टर्म है कि रेचन, यानी जैसे औषधि द्वारा आप शरीर की शुद्धियां करते हो, कोई रोगग्रस्त हो जाते हो तो उसके लिए आपका अलग से कोई ट्रीटमेंट लेते हो, ऐसे अगर मन में कोई ट्रीटमेंट लेना है, मन की मन विकार आ गए, तो उसके लिए विरेचन सिद्धांत है। और फिर त्रासदी के बारे में बताया कि कैसे जीवन में जो है त्रासदी एक तरीके से कोई भी आप नाटक या रचना कुछ भी देखते हो तो लास्ट में आपको लगता है बड़ा ड्रामेटिक हो रहा है, तो जीवन में भी कुछ त्रासद ऐसी स्थितियां ऐसी, तो त्रासद के संबंध में बताते हैं। तो ये तीनों सिद्धांत के बाद आप इनसे बिल्कुल भिन्न आप लोन्जाइनस का उद्दात देखते हो तो भी काव्य के बारे में बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी काव्य लिखो बड़ी उदात्त विचार, उदात्त भाव हो, ताकि जो व्यक्ति पढ़े, अगर वो इस स्तर पे खड़ा है तो आपकी काव्य को पढ़ने के बाद इस स्तर पे, इस ऊंचाई पे आ जाए। फिर हम इलियट पे आगे। इलियट कहते हैं भाई अगर कोई काव्य लिख रहे हो तो एक लेखक को समझने की कोशिश करो। जैसे आप लेखक से ये पूछने लगते भाई आप ही क्या कविता में हो, तो ये गलत बात है। कवि जो लिख रहा है आपके लिए एक माध्यम है और आप एक पाठक गण हो। ये जब इस चीज को लिखता है ना तो वो सबके लिए अपने जीवन के अनुभव ऐसे दे देता है कि वो सबके जीवन का अनुभव है, जिसको हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहते हैं। उस टॉपिक को हम कराएंगे। हर एक टॉपिक को जोड़ते रहिए, हर एक व्यक्ति अलग अलग बातें कह रहा है। तो हमने तो इम्पर्सनल इनका पढ़ लिया, निर्वैयक्तिकता पढ़ लिया, अब इनका है वस्तुनिष्ठ है। अब ये वस्तुनिष्ठ में कहना क्या चाहते हैं। इलियट के सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, तीन सिद्धांत है, और जिनमें उनका वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, ए थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे वस्तुनिष्ठ सहसंबंधिता या वस्तुनिष्ठ पारस्परिकता अथवा वस्तुमूलक प्रतिरूपता या मूर्त विधान का सिद्धांत कहते हैं, इत्यादि अलग अलग नामों से जानते हैं। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत इलियट की निर्वैयक्तिकता काव्य सिद्धांत के संदर्भ का ही एक परिणाम है, जिसे इलियट ने काव्य के मूर्त विधान का फॉर्मूला कहा है। इलियट ने शेक्सपियर के विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट, तो किसका है इलियट का, इलियट ने शेक्सपियर का जो विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट करके है, इसकी समीक्षा के तहत हैमलेट को बताया ये एक असफल कृति है। अब देखिए इलियट ने कितना बड़ा एक तरीके से हिमाकत कर लिया है। शेक्सपियर के विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट, उसकी समीक्षा करते हैं और कहते हैं हैमलेट ठीक नहीं है। इलियट ने इसके कारणों का उल्लेख किया कि क्यों नहीं ठीक है भाई, ऐसे तो हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो जूते पड़ेंगे, क्यों नहीं ठीक है। शेक्सपियर नाटक की प्राचीन वस्तु को उपयुक्त रूप प्रदान करने में असफल है, क्योंकि कला में भाव प्रदर्शन का एक ही रास्ता है और वो उसके लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रस्तुत होना। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत हैमलेट की एक असफल काव्यकृति के रूप में आलोचना के तहत इसके फलस्वरूप एक सफल काव्यकृति के लिए एक सूत्र के रूप में आता है। इलियट से पूर्व वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत अगर देखें तो ये तो जो ऐसा माना जाता है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत इलियट की देन है। इलियट ही इस सिद्धांत के प्रवर्तक है, किंतु इलियट से पहले भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अस्तित्व था, किंतु इसे सिद्धांत के रूप में दुनिया के सामने यही लेके आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत की समस्या और उद्देश्य है क्या। अपने यहाँ के डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि जो ये वस्तुनिष्ठ समीकरण है इनका, इलियट का, इसकी समस्या को उठाते हुए उनका समाधान प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि कभी जब काव्य रचना में प्रवृत्त होता है तो उसके मूल में प्रेरक भाव कोई एक ही रहता है। मतलब कुछ लिखने बैठे तो एक ही भावना के साथ करने बैठ गए, परंतु बाद में आप देखो अनेक भाव आते हैं, संवेदन आते हैं, विचार परस्पर मिलने लगते हैं। जैसे मान लो हमने एक सोचा कि हम एक लेक्चर ऐसे मॉर्निंग में क्लास करेंगे। अब एक दिन तो एक थॉट आया कि मॉर्निंग में क्लास करेंगे, फिर दूसरे दिन थॉट आता है नहीं भारती के साथ पाश्चात्य भी पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्नोत्तरी कहाँ से करेंगे, फिर कौन से गाइड को यूज करेंगे रिवीजन के लिए, फिर हम और चीजों को कैसे तालमेल।
शुरुआत में तो बस एक थॉट आया कि हमको 4 बजे क्लास करना है, बस क्लास ही करना है। तब ये थॉट नहीं था कि भारतीय भी पढ़ाएंगे, पाश्चात्य भी पढ़ाएंगे, इस रेफरेंस से कराएंगे, वहां से प्रैक्टिस, कुछ नहीं था। यानी एक मन में एक थॉट आया था कि 4 बजे उठ के बस पढ़ना है, पढ़ाना है। तो कभी जब काव्य रचना में प्रवृत्त होता है तो उसके मूल में कोई एक भाव आता है, परंतु बाद में तो अनेक भाव, संवेदन, विचार मिलने लगते हैं और काव्य की परिणति या समाप्ति होते होते न जाने उसमें कितने भाव, संवेदनाएं, विचार आ जाते हैं। उसका फ्यूजन हो चुका होता है। तो कहने की जरूरत नहीं कि भाव, संवेदन तथा विचार जो है ये सभी अमूर्त है। मूर्त नहीं है, अमूर्त है, दिखते ही नहीं है। अमूर्त का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और भावों को अप्रत्यक्ष की अनुभूति नहीं हो सकती। अतः प्रश्न है कि इन्हें अनुभूति के योग्य बनाए कैसे, अर्थात कवि के मन से भावक के मन तक इनको संप्रेषण कैसे करे। एक और कवि है, दूसरी ओर भावुक भावक है, दोनों में कोई संबंध सूत्र नहीं, फिर भी कवि की भाव संपदा को रख देते हैं, किंतु चीज है बिल्कुल अमूर्त। तो यहाँ पे कहते हैं कि कवि की भाव संपदा को भावक के मन में यथावत उतारना है। कोई ठोस चीज होती तो यहाँ से उठाकर वो सीधे उसको रख देते। इस अमूर्त को भावक तक कैसे पहुंचाए, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं किसी के लिए आ रही है वो तो मूर्त रूप में नहीं है कि हम उसको दे दे, गिफ्ट कर दे। तो वो कोई माध्यम है ना कि गिफ्ट कैसे करें। अगर हमें आप तक पहुंचाना है तो गिफ्ट कैसे करें, पत्र शैली में कुछ पत्र लिखे, नाटक लिखे, कहानी लिखे, उपन्यास, ताकि आप उस चीज को पढ़ो और मेरी बात को समझ जाओ। तो अमूर्त का संप्रेषण तो नहीं हो सकता, ये सिद्ध है। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है, किसी मूर्त वस्तु की सहायता से आप अमूर्त को प्रेषित कर दे। इसी प्रश्न की समस्या का समाधान करने के लिए इलियट ने मूर्त विधान का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इलियट के वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का सूत्र है, कला के रूप में भावाभिव्यक्ति का एकमात्र मार्ग वस्तुनिष्ठ समीकरण को पाना है। दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तु संघटना, स्थिति, घटना श्रृंखला प्रस्तुत की जाए जो उस नाट के भाव को श्रुत हो, ताकि वो बाह्य वस्तु जिनका परिवेशन मूर्त मानव अनुभव में हो, जब प्रस्तुत की जाए तो तुरंत भाव देखो। इलियट के सूत्र की व्याख्या देखें तो इलियट के वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का सूत्र स्पष्ट नहीं है और ये व्याख्या की अपेक्षा रखता है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अग्रांकित बिंदुओं में इसकी सरल सहज ढंग से व्याख्या है। ये कहते हैं, इलियट के सूत्र की व्याख्या अगर करें तो ये कहते हैं भावनाएं जो होती है अमूर्त होती हैं। भाव कोई मूर्त रूप में थोड़ी होता है, दिखता थोड़ी है, अमूर्त होता है। अतः उसकी अभिव्यक्ति किसी मूर्त वस्तु की सहायता से ही संभव है। मतलब मेरे मन में कैसी भावना है किसी काव्य को लिखने के लिए, वो हम मूर्त रूप में कोई कॉपी पेन पे बैठ के लिखेंगे। तो कॉपी पेन तो है, उस पे लिखना भी है, लेकिन कॉपी पेन में जो चीजें हम लिख रहे हैं वो तो हमारे अमूर्त विचार है ना, आप उसको झाग नहीं सकते हो। कॉपी पेन तो दिख रहा है, कॉपी पेन पे लिखा जाएगा, तब उसके बाद आप पढ़ लोगे। लेकिन इसके पहले मेरे मन में क्या चीजें चल रही है उसको झांक थोड़ी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव जो इनकी फिलॉसफी है, वस्तुनिष्ठ वाला, ये कहते हैं कि भावनाएं तो अमूर्त होती है, भावना कहीं दिखती नहीं है। जब जैसे हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर चलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी में आपके सेवा क्षेत्र आते हैं। सेवा में क्या होता है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, ये भी एक एजुकेशन है। अब ये एजुकेशन हम आपको 2 घंटे पढ़ा दिए, आपको नहीं दिखा। अगर हम 2 घंटे किसी के घर काम कर दे तो वो दिखता है, वो मूर्त रूप में है। तो कुछ ऐसी स्थिति में वो भी, मतलब उसको भी नहीं मानेंगे कि वो दिखता है। आप सर्विस में कोई भी सर्विस ले लो, किसी से किसी भी प्रकार की सेवा, वो मूर्त रूप में उस तरीके से दिखता नहीं है। किसी से लेक्चर ले लिया, किसी से कुछ सीख लिया, है ना, वो सब चीजें। तो भाव तो अमूर्त होता है, अतः उसकी अभिव्यक्ति किसी मूर्त वस्तु की सहायता से ही संभव है। जिस किसी वस्तु से जिस किसी भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, वो अभिव्यंज भाव और अभिव्यंजक वस्तु में ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस वस्तु से वो भाव अभिव्यक्त हो जाए। यहाँ वस्तु शब्द से वैसी वस्तु अभिप्रेत है जो एक ओर तो कवि के भाव को अभिव्यक्त करे और दूसरी ओर भावक के मन में तत्सदृश भाव उत्पन्न करे। इन्होंने एक चीज ये भी बताया, जिस किसी वस्तु से जिस किसी भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सके, या अभिव्यंज भाव यानी जो हमें व्यक्त करना था अभिव्यंजक वस्तु में, तो ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस वस्तु से वो भाव अभिव्यक्त हो जाए। हमें जो चीजें, मान लो हमें एक नाटक है, अब नाटक को हमें कैसे कैसे प्रस्तुत करना है। जैसे मान लो मालविका का रोल, आप मालविका, ये इनका आपने आषाढ़ का एक दिन देखा, तो उसमें कभी कालिदास है, मल्लिका है। अब मल्लिका को पता है कि मल्लिका का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। अब और ऐसा करना चाहिए कि जो भी पढ़ने वाला दर्शकगण वो जुड़ जाए मल्लिका से। तो मल्लिका के दिमाग में है, वो दिख नहीं रहा है कि वो कैरेक्टर कैरेक्टर के रूप में मल्लिका जरूर दिख रही है। मल्लिका, उसको मल्लिका ही शायद, क्या नाम है उसका, भूल जा रहे हैं। ये कालिदास की जो प्रेमिका होती है, तो वो जो है, अब वो उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ,
ये तो दिख रही है मूर्त रूप में, पर उसके मन में क्या चल रहा है, उस कैरेक्टर को प्ले कैसे कर रही है वो दिख नहीं रहा है। अब उसको खुद और उस कैरेक्टर जो मन में उसकी भावना है उसमें संबंध एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ही वो उस रूप में अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकती है। तो दूसरी, जब वो ऐसे चीजों को अभिव्यक्त कर पाएगी अपने अकॉर्डिंग, तभी आपके मन में वैसा भाव आएगा, चाहे वो कालिदास को लेके यानी उनकी प्रेयसी को लेके किसी को लेके। अब इस तरह की मूर्त विधान का कोई निश्चित रूप या प्रकार तो होता नहीं है। ये प्रकट भाव से संबंध कोई वस्तु समुदाय हो सकता है, या कोई परिस्थिति हो सकती है, या कोई घटना हो सकता है। ऊपर जो भी दिया गया है, बाह्य वस्तुओं की सहायता से भावक के मन में वैसे ही भाव उद्भुत होते हैं जैसे कवि के मन में उत्पन्न हुए थे। मतलब ये है कि बाहरी वस्तुएं कवि और भावक के बीच भाव तादात्म्य स्थापित करने में माध्यम का काम करती है। उन्हीं के द्वारा कवि और भावक एक भावभूमि पर आते हैं। ये ऐसे भी समझ लीजिए कि हमारे मन में है कि हम आपको खूब अच्छे से पढ़ाएं, आपका पेपर निकल जाए। हमारे मन में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बट ये डिवाइस नहीं होता और आप हमसे कनेक्ट नहीं होते, यानी ये माध्यम नहीं होता, तो हम अपनी भावनाओं को आप तक रखते कैसे, आप मेरे से जुड़ते कैसे, नहीं जुड़ पाते। तो सीधी सी बात है, हमारे मन में कितनी भी अमूर्त कल्पना आ जाए, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन ना हमारे पास डिवाइस हो, ना हमारे पास पेन हो, ना नेट हो, तो आपसे हम किसी भी तरह जुड़ नहीं सकते। तो ये डिवाइस एक माध्यम है, और ये क्या है, कवि और भावक दोनों के बीच भाव तादात्म्य स्थापित करने में काम करता है। यही उनका वस्तुनिष्ठ का सिद्धांत है। यहाँ पे आके दोनों एक साथ, कवि और भावक एक भाव भूमि पर मिलते हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म पे आके हम हैं, आप हैं, हम पढ़ाने वाले, आप पढ़ने वाले, दोनों एक भाव भूमि पे मिलते हैं। उसके बीच में काम करता है मीडियम। हमारे अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं जब आपको पढ़ा दिया जाता और आप उसको जाके एग्जाम में उस चीज को परफॉर्म कर लेते हैं। एक तरीके देखेंगे तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के अनुसार कविता आदि कलाकृतियां एक प्रकार की वाचिक संरचना होती, बोल के प्रस्तुत की जाती है, जिनके माध्यम से उन मनोभावों का संप्रेषण होता है जो कवि का अभीष्ट है। कवि का अभीष्ट मतलब कवि का अल्टीमेट लक्ष्य है। सीधे ये चीज अप्लाई हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, यही है। एक वाचिक संरचना है, बोला जा रहा है हमारे मन में क्या चल रहा है, वो अमूर्त है। मूर्त तभी होगा जब उन मनोभाव को हम आपके सामने रखेंगे और आप अपने दिमाग में उस चीज को रखेंगे। कभी अपने मन के भाव को सीधे पाठक तक उसी तीव्रता के साथ संप्रेषण नहीं कर सकता, और इस हेतु वो किसी माध्यम का सहारा लेता है। यही वस्तुओं, घटना और घटना श्रृंखला के रूप में आता है, और इसी के माध्यम के कारण कभी जो कुछ कहना चाहता वो निजी ना रहकर अब उसका वस्तुनिष्ठ हो जाता है। इस प्रकार ये सिद्धांत कला और कलाकार के मध्य कोई अनिवार्य संबंध है इसका खंडन करता है। कभी अपनी कविता के माध्यम से अपने भावों को सीधे संप्रेषित नहीं करता, बल्कि वो प्रतीक के माध्यम से करता है। जैसे आप महादेवी वर्मा को देखो कि प्रियतम तुम तम के पर्दे में आना, या तुम आ जाते एक बार, तो सीधे तो नहीं कह दिया कि भाई तुम आ जाओ एक बार, ऐसे तो नहीं कह दिया। नहीं, आप जानता है कि महादेवी जी किसको बुला रही हैं, सीधे नहीं रखा, प्रतीक के माध्यम से। दीप का प्रतीक, दिए का प्रतीक बार बार लेती है। इस प्रकार कला सृजन या साहित्य रचना धर्म दर्शन इत्यादि नीति की स्थापना ना होकर अपने आप में एक यूनिट है। देवेंद्र नाथ शर्मा का मानना है कि इलियट का मूर्ति विधान या वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने उनका क्या नाम है, साधारणीकरण को लॉन्जाइनस के उद्दात से जोड़ा था, यानी भारतीय काव्य शास्त्र में हमारे यहाँ जो साधारणीकरण है, जनरलाइजेशन है, वो उद्दात तत्व में हमने यहाँ से जोड़ दिया लॉन्जाइनस के। वैसे अपने यहाँ के देवेंद्र नाथ शर्मा है, वो कहते हैं जैसे इलियट का मूर्त विधान या वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वैसे भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। सेम चीज है वही। तारकनाथ बाली है, इन्होंने कहा है कि जो इलियट है, इनके श्लाघनीय योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इलियट की आलोचना में तीन चीजें केंद्र में दिखती हैं। इलियट काव्य में आत्म अभिव्यक्ति के विरोधी है, यानी आत्म की अभिव्यक्ति के विरोधी है, पक्षधर नहीं है, आत्म अभिव्यक्ति के विरोधी है। इलियट ने इतिहास तथा परंपरा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना, उसने कवि के इतिहास बोध के महत्व पर विशेष बल दिया है। इलियट में रूपात्मक या संरचनात्मक आलोचना के सूत्र भी दिखते हैं। अब देखिए लास्ट में इसने क्या किया, सारी चीज को कंक्लूड कर दिया। ये किताब की अच्छाई है। समय बताया इलियट का 1888 से 1965। कवि, नाटककार एवं आलोचक के रूप में इलियट प्रसिद्ध है। दर्शन शास्त्र में एबी.एम.ए. अवार्ड 1909 से 10 में किया। पीएचडी हार्वर्ड से किया 1516 में। जन्म से अमेरिकी, 1927 में ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण एवं फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड की सदस्यता ली। 1948 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार द वेस्टलैंड कृति पर मिला। ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आलोचनात्मक लेख, समीक्षा, भाषण इत्यादि की लगभग संख्या 500 है। 1915 से 65 तक नृत्यपरायण साहित्य सृजन का काम किया। आरंभ में लॉयड्स बैंक में क्लर्की की। इलियट अभिजातवादी क्लासिक थे। प्रतिभा प्रभाव दोनों ही दृश्य से इलियट कॉलेज के उपरांत द्वितीय पायदान पर थे। 20वीं सदी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और सबसे महत्वपूर्ण समीक्षक होने का गौरव इन्हें प्राप्त है।
आंग्ल अमेरिकी आलोचना के जनक भी इनको कहते हैं। राजनीति में राजतंत्रवादी, धर्म में एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी थे इलियट। ब्रिटिश साहित्यिक पत्रिका निकलती थी इगोइस्ट के संपादक के साथ साथ 1922 में त्रैमासिक समीक्षात्मक पत्रिका द क्राइटेरियन के संपादक रहे हैं। जन्म अमेरिका में परंतु साहित्यिक व्यक्तित्व का विकास जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में हुआ है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अलावा स्वान फ्रांस, फिलिप जर्मनी, ऑक्सफोर्ड में भी अध्ययनरत रहे हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। इलियट की आलोचना का मूल आधार और प्रस्थान बिंदु है द सैक्रेड वुड में संग्रहित ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा का शीर्षक निबंध। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो सैक्रेड वुड में इनका था, उसके निबंध का उद्देश्य था रोमांटिक काव्यधारा की व्यक्तिकता के विरुद्ध परंपरा के महत्व का निरूपण तथा परंपरा के तहत व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता को दिखाना। इलियट ने नींबू निचोड़ आलोचना की अवधारणा प्रस्तुत की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नींबू निचोड़ आलोचना, लेमन स्क्वीजर क्रिटिसिज्म की अवधारणा किसने दी है? इलियट ने दिया है। तथ्यपरक आलोचना फैक्चुअल क्रिटिसिज्म को इलियट ने नींबू निचोड़ आलोचना कहा और गुलाब की पंखुड़ियां अलग अलग किए जाने से आकर्षण या सौंदर्य समाप्त का उदाहरण दिया है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है कि प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री मैकियावेली के संबंध में इलियट ने कहा था कि वे रचनात्मक तो है पर सिद्धांत निर्माता नहीं, उनके विचारों की आवृत्ति ही हो सकती है, संक्षेपण नहीं। ये उक्ति स्वयं इलियट पर चरितार्थ है। इलियट व्यक्तिवाद और रोमांसवाद और स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे। तो किसके? व्यक्तिवाद, रोमांसवाद और स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे। इलियट की वेस्टलैंड रचना को साहित्यिक धोखाधड़ी कहा जाता है। तो किस रचना को? वेस्टलैंड को। इलियट ने कवि के मन को प्लैटिनम के टुकड़े के समान बताया है। इस तरीके से आपका दूसरा सिद्धांत यहाँ पे इनका खत्म हो गया। तो इनका जो है दूसरा सिद्धांत यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है जो इनका परंपरा के सिद्धांत को इन्होंने डिफाइन नहीं किया है क्या? अच्छा, दो ही है, निर्वैयक्तिकता, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत। ठीक है, हमारे नोट्स में भी कुछ है ना, वहां से भी करा देंगे तो एकदम कंप्लीट ही हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरे नंबर पे क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत है। ये 5वां टॉपिक शुरू हो गया, तब चलिए क्रोचे को भी पढ़ा ही देते हैं एक साथ। बस भाई मेहनत आप लोग को करना है क्योंकि एक साथ कुछ ज्यादा ही करा दे रहे हैं, वरना एक एक सिद्धांत दो दो दिन पढ़ाया जाता है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। अभी तक आपने आज लोंजाइनस का पढ़ा, उद्दात, फिर आपने इलियट के दो सिद्धांत पढ़ लिए, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। अब क्रोचे भाई ये कहते हैं अभिव्यंजना सिद्धांत, तो ये कुछ तो हटके कह रहे हैं। ये भी क्या कह रहे हैं? अभिव्यंजना सिद्धांत क्या है? पहले तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि कई टाइप के विचारक होते हैं। इनमें क्रोचे कैसे विचारक है? आत्मवादी विचारक। आत्मवादी विचारक बेनेडिक्ट क्रोचे जो है 1866 टू 1952, समय है 1866 से 1952, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक सलाहकार पुरुष के रूप में ये है। आत्मवादी विचारक बेनेडिक्ट क्रोचे कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक सलाहकार पुरुष। इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री क्रोचे ये मार्क्सवाद के कट्टर आलोचक थे। मार्क्सवाद अपने आप में ही एक पूरी थियरी है। तो एक तो आत्मवादी है 1866 से 52, और एक सलाहकार पुरुष पाश्चात्य में क्यों है? क्योंकि इटली के प्रश्न, एक तो कहाँ के हैं क्रोचे? इटली के। समय पूछता है ना कौन यूनान के कौन कहाँ के हैं, तो इटली जो है वो इटली के हैं क्रोचे। और प्रसिद्ध दार्शनिक सौंदर्य शास्त्री क्रोचे जो है मार्क्सवाद के कट्टर आलोचक थे। उनकी दृष्टि प्रत्ययवादी आइडियलिस्टिक थी। तो हम लोगों ने 4 प्रकार ऊपर ही देखे थे जो दृष्टि वाले किताब से, कि प्रत्ययवादी विचार होता है, आइडियलिस्टिक होता है, आत्मवादी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो इनकी दृष्टि क्या है? प्रत्ययवादी, बड़ी आइडियलिस्टिक है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा में इनका एक अविस्मरणीय नाम क्रोचे का लिया जाता है। 20वीं सदी के प्रख्यात इटालियन फिलोसोफर बेनेडिक्ट क्रोचे ने जिस अभिव्यंजना सिद्धांत का प्रवर्तन किया वो ऐतिहासिक है और मील का पत्थर भी साबित हुआ। बेनेडिक्ट क्रोचे की अक्षय कीर्ति का आधार 1902 ईस्वी में रचित इनकी कृति का नाम एस्थेटिक है। एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र, जो सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत के चिंतन का एक मौलिक प्रमाणिक अद्भुत अभिलेख है। 2 भागों में रचित एस्थेटिक के प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन और दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास निरूपित है। तो एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र इनके सिद्धांत के चिंतन का एक मौलिक प्रमाणिक एवं अद्भुत अभिलेख। 2 भाग में रचित एस्थेटिक, पहले भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, दूसरे में इसके ऐतिहासिक निरूपण। 1900 ईस्वी में क्रोचे ने एक सेमिनार
एकेडमिया पोन्निनियन में फंडामेंटल थीसिस ऑफ एन एस्थेटिक एज साइंस एंड एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक शीर्षक से एक पर्चा पढ़ा था, जिसके फलस्वरूप अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज हम जिस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत आया कैसे। तो क्रोचे जो है, एक तो दार्शनिक है, प्रत्ययवादी दार्शनिक है, आत्मवादी विचारक हैं, 20वीं सदी के हैं, और 1902 में इनकी रचना का नाम एस्थेटिक आता है। एस्थेटिक किताब बार बार पूछा जाता है किसका है, एस्थेटिक का अर्थ क्या होता है, एस्थेटिक का अर्थ है सौंदर्य शास्त्र। तो इन्होंने एक सौंदर्य शास्त्र पे बढ़िया विवेचन दिया, देखिए आगे के लोगों ने नहीं दिया था। फिर सौंदर्य शास्त्र की किताब को एस्थेटिक्स को दो भाग में बांट दिया, पहले में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन और दूसरे में इन्होंने इसका इतिहास बता दिया। एक सेमिनार में 1900 ईस्वी में खड़े होते पोन्मियाना में फंडामेंटल थीसिस ऑफ एन एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र के साइंस को बताते हैं जनरल लिंग्विस्टिक में, जिसके फलस्वरूप अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का सूत्रपात हो जाता है और साहित्य जगत में एक विश्वविख्यात कृति सामने आई एस्थेटिक नाम से। अभिव्यंजनावाद यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। अभिव्यंजना का अर्थ एवं स्वरूप, अभिव्यंजना का अर्थ है प्रकट करना। अभिव्यंजना का क्या मतलब है, अभिव्यंजना का अर्थ होता है प्रकट करना, रूप देना। प्रचलित अर्थ में अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना का एक ही अर्थ है, हम लोग अभिव्यक्ति कहते हैं। तो अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति एक ही है, प्रकट करना, रूप देना। शुक्ल जी संपूर्ण दृश्य जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानते हैं, जो भी आपको दिख रहा है वो सब अभिव्यक्ति मानते हैं ब्रह्म जगत की। काव्य इसी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, इस प्रकार वे काव्य को जीवन और जगत से जोड़ देते हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के अनुसार अभिव्यंजना या एक्सप्रेशनिज्म कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप को कहते हैं, जो किसी परिस्थिति के मूल आवेग की बाह्य आकृति को स्पष्ट करने का प्रयास करती है। क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना ही कला है। तो क्रोचे क्या कहते हैं कि जो अभिव्यंजना है वही अपने आप में कला है। सहजानुभूति अभिव्यंजना का रूप होती है, यानी एक तो क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना ही कला है और सहज अनुभूतियां जो आपकी होती है वो अभिव्यंजना का रूप है। सहज अनुभूति का मतलब है अभिव्यक्ति ना कम ना ज्यादा, सहज चीजों को रखना। अंतर जगत में जब संवेदना आपके अंदर मूर्त उठती है तब वो अभिव्यक्त होती है, उसका शब्द रंग रेख में रूपायित होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना एक आध्यात्मिक क्रिया है। कलात्मक अभिव्यंजना ही अभिव्यंजनावाद है। क्रोचे की अभिव्यंजना को अर्थ स्पष्ट को करते हुए तारकनाथ बाली लिखते हैं कि कलाकार के मन में बिंबों का उदय, चाहे वो शब्द में बिंब हो, चाहे रंग रेखा में या अन्य किसी प्रकार की अभिव्यंजना हो, अंतर्ज्ञान से अभिन्न होने के कारण अभिव्यंजना एक आंतरिक व्यापार है जो ज्ञान में है। उसका उत्स भी आत्मा है और संचरण का क्षेत्र भी। बाह्य अभिव्यक्ति क्रोचे की अभिव्यंजना का अंग नहीं है। कलात्मक व्यापार का जन्म कवि के अंतर जगत से होता है और वो वही पूर्ण में हो जाता है। ये देखिए, इन्होंने बताया कि अभिव्यंजना क्या होता है, मतलब उन्होंने स्पष्ट किया था तारकनाथ बालिन के बारे में बताया कि जो कलाकार होता है उसके मन में बिंबों का उदय, चाहे शब्द में बिंब हो चाहे रेखा किसी भी रूप में आए, अंतर ज्ञान से अभिन्न होने के कारण अभिव्यंजना एक आंतरिक व्यापार है और जो ज्ञान में है उसका उत्स भी आत्मा ही है, संचरण क्षेत्र भी वही है। तो कलात्मक व्यापार का जन्म कवि के अंतर जगत से होता है और वो वही पूर्ण भी हो जाता है। तो तारकनाथ बाली कहते हैं क्रोचे अभिव्यंजना को एक समग्रता मानता है, इसलिए वो अलंकार और अलंकार्य में अंतर नहीं मानता। साथ ही वो अलंकार को काव्य का अनिवार्य उपकरण भी मानता है, उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि कोई अन्य उपकरण। देखिए, अभिव्यंजनावाद की प्रमुख मान्यताएं क्या है। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसकी मान्यता क्या है, अभिव्यंजना सिद्धांत कलावाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि का प्रेरक है। ये अलग अलग वाद विचारधाराएं जो चली, इन सबका एक तरीके से देखे प्रेरक है। तो कला सहज अनुभूति है तथा सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना सिद्धांत कलावाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि का प्रेरक है। सहज अनुभूति की अवधारणा क्रोचे की विशिष्ट देन है। अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, इंट्यूशन है, और इंट्यूशन है ये एक मानसिक क्रिया है और एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। अभिव्यंजना अखंड है और उसे विभिन्न वर्गों में क्लासिफाई नहीं कर सकते, विश्लेषण से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। सौंदर्य सफल अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना कला या काव्यिक सौंदर्य दृष्टि है। अभिव्यंजना कला भी है और सुंदर भी है। अभिव्यंजना या कला का वर्ड विषय कुछ भी हो सकता है, उसमें श्रेष्ठता, हीनता, सुंदरता का प्रश्न नहीं होता। और अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है। कला का सृजन ही नहीं, आस्वादन भी व्यक्तिगत स्तर पर होता है। कला के लिए कला का देखे तो कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होता। कला के संदर्भ में अच्छे बुरे, नैतिक का प्रश्न ही नहीं उठता। कला केवल रूप है, वस्तु नहीं। अलंकरण कला का सहजात धर्म है। क्रोचे के अनुसार अमूर्त कला नैतिक बंधनों से आजाद होता है। अमूर्त कला नैतिक बंधन से आजाद होता है। सामान्य
व्यक्ति और कलाकार की सहज अनुभूति एक समान होती है, उसमें यदि अंतर होता है तो परिमाणात्मक गुणात्मक नहीं, परिमाण में अंतर होता है। क्रोचे की दृष्टि में सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना है, वही चीज एक्सप्रेशन है। सहज अनुभूति ज्ञान ही अभिव्यंजना ज्ञान है और मानस के अंदर सहज अनुभूति प्रभाव की अभिव्यंजना ही कला है। क्रोचे के अनुसार कलाकार कवि की सहज अनुभूति की क्षमता अर्थात आंतरिक अभिव्यंजना की क्षमता, सुंदर रूपात्मक कला, बिंबात्मक कला इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रोचे सहज ज्ञान को प्रभाव तथा संवेदना सेंसेशन से भिन्न मानते हुए अभिव्यंजना को स्वयं प्रकाश ज्ञान इंट्यूशन कहते हैं। क्रोचे का स्पष्ट मानना है कि जो कल्पना युक्त स्वयं प्रकाश ज्ञान अर्थात आंतरिक अभिव्यंजना अर्थात कला रूप सहज अनुभूति आत्मिक क्रिया स्पिरिचुअल एक्टिविटी का स्वाभाविक परिणाम है। क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना अखंड है और उसका वर्गीकरण या खंडीकरण नहीं कर सकते। क्रोचे का मानना है कि सहज ज्ञान वास्तव में भावात्मक ज्ञान है और कला भाव अभिव्यक्ति है। क्रोचे के मानने में है कि अभिव्यंजना आनंद की अनुभूति का विषय है, आनंद की अनुभूति का विषय। सौंदर्य सफल अभिव्यंजना या केवल अभिव्यंजना है, क्योंकि जो सफल नहीं वो अभिव्यंजना है ही नहीं। तो कोई भी चीज हम अभिव्यक्त कर रहे हैं वो हमारे लिए सौंदर्य का कार्य, या सबसे एक तरीके से माने तो हमारी अनुभूति आपके सामने किस तरीके से रखा गया, उसमें क्या आपको सुंदरता नजर आ रही है, सौंदर्य है। अगर वो चीज नहीं नजर आए तो मतलब जो हमने अभिव्यक्त किया वो ठीक किया ही नहीं। तो क्रोशे का ये भी मानना है कि सुंदर कृतियों की कोटियां नहीं होती, असुंदर की ही होती है, सुंदर की नहीं होती। उनके विचार से अभिव्यंजना कला या काव्यिक सौंदर्य सृष्टि है। क्रोचे सहज अनुभूति को अर्थात आंतरिक अभिव्यंजना को कला के रूप में ही स्वीकार नहीं करते और उसे कलाकार को आनंदित करने का साधन मात्र नहीं मानते, बल्कि वो अभिव्यंजना को आंतरिक वस्तु बताते हुए भी मान्यता प्रतिपादित करते कि कला सृजन और कला स्वादन की प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर होता है। क्रोचे की दृष्टि में काव्य या कला का प्रयोजन अभिव्यंजना मात्र में पूर्ण हो जाता है। उनकी दृष्टि में काव्य और कला दोनों, काव्य हो कला एक ही कोटि के हैं। कला की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु कला के लिए जरूरी है, कला कला के लिए होती है, कला के विभिन्न भागों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। नैतिकता, ईमानदारी, सामाजिक भलाई इत्यादि। नैतिकता हो, ईमानदारी हो, सामाजिक भलाई इत्यादि कला नहीं है। कला का नैतिक अनैतिक भला बुरा इत्यादि कहना ऐसा ही जैसे कि एक त्रिभुज को नैतिक कह देना। क्रोचे ये स्पष्ट करते कि कला में अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक के प्रश्न जहां बेमानी वही अमूर्त कला नैतिक बंधन आदि से मुक्त भी होती है। अगर आप अमूर्त कला की बात करें वो नैतिक बंधन से मुक्त आजाद भी होती है। कला केवल रूप है वस्तु नहीं, तो ये भी है कला केवल क्या है, कला केवल रूप है वस्तु नहीं। क्रोचे की दृष्टि में सहज अनुभूति रूप आंतरिक अभिव्यंजना इंटरनल एक्सप्रेशन ही कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए क्रोचे बाह्य अभिव्यंजना को अनावश्यक बताते हुए अलंकरण को कला का सहजात धर्म मानते हैं। क्रोचे कलाकार की सहज अनुभूति और साधारण व्यक्ति की सहज अनुभूति के सौंदर्य पलक मूल में अंतर नहीं करते। क्रोचे के अनुसार जिस प्रकार पत्थर के एक टुकड़े को और ऊंचे पर्वत में मूल रासायनिक तत्व एक ही होते हैं, उसमें गुण का नहीं केवल परिमाण का अंतर होता है, उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहज अनुभूति दोनों मूलतः एक समान होते हैं। अभिव्यंजनावाद की आलोचना देखें। आलोचकों द्वारा क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की मान्यताएं की प्रचुर आलोचनाएं जो है यहाँ पे की गई है। क्रोचे की दृष्टि में सहज अनुभूति, अभिव्यंजन और कला तीनों पर्यायवाची है, जो बिल्कुल गलत है। देवेंद्र शर्मा लिखते हैं क्रोचे ने कला, अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना कला, कल्पना, रम्य कल्पना, सौंदर्य इत्यादि शब्दों के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। ये शब्द अलग अलग अर्थों के घोतक है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की आवश्यकता के कारण घोर आलोचना हुई, आत्मपरकता के कारण। निर्मला जैन अपने यहाँ कहते हैं कि अभिव्यंजना जो सिद्धांत है इसकी सबसे प्रबल आलोचना उनकी आत्मपरकता के कारण होती है। ये प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि जो कलाकार होता है उसके अंतर में, उसके मन में जो स्थित व्यक्ति विशिष्ट है, वो कलाकृति का साहित्य समालोचक के लिए क्या महत्व हो सकता है। अरे सभी कलावादियों से बढ़कर क्रोचे ने समाज तथा कला के संबंध को पूर्णतः स्वीकार कर दिया कि समाज और कला का संबंध। क्रोचे के विभिन्नवाद सिद्धांत में कला में विषय और शैली की अभिन्नता, कला सृजन और कला स्वादन की प्रक्रिया को एक मानना, कला का आंगिक विश्लेषण करना, कला की हत्या करना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि क्रोचे की इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक ही विषय को लेकर अनेक रचनाएं लिखी जा सकती है, किंतु शैली में अंतर रहेगा। कला सृजन की प्रक्रिया और कला आस्वादन की प्रक्रिया को एक बताना भी ऐसा प्रतीत होता है मानो भोजन पकाना और भोजन खाना एक ही हो। तो क्रोचे का ये विचार है कि कला का तात्विक या आंगिक रूप में विश्लेषण करने से वो प्राण शून्य हो जाता है, डरावना हो जाता है और सामान्य अनुभूति और कल्पना केवल
कलाजन अद्भुत अनुभूत जो कलाजन अनुभूति है उसके अंदर संबंध में भी क्रोचे ने परस्पर विरोधी बात कही है। इतालवी समीक्षक है एक टैपनी, वो कहते हैं कि क्रोचे जो है इनकी संपूर्ण सौंदर्य शास्त्रीय व्यवस्था में सिर्फ कला के छद्म नामों की तलाश है और इसे इस सूत्र के द्वारा प्रस्तुत भी कर सकते हैं, जैसे कला, सहज अनुभूति, अभिव्यंजना, कल्पना और सौंदर्य। अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्ति, प्राय क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की तुलना की जाती है। शुक्ल जी ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत या विलायती उत्थान कहा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत, तो क्रोचे की यहाँ पे अपने अभिव्यंजना और अपने भारतीय में कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत, देखिए लगभग लोजडाइनस को तुलना किया गया था, फिर उधर उनका भी किया गया, अब यहाँ पे किया जा रहा। क्रोचे ने जो अभिव्यंजनावाद दिया है और जो है वक्रोक्ति सिद्धांत जो कुंतक है उसका तुलना करें तो शुक्ल जी ने कहा है जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है वो हमारे यहाँ कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत में किया, तो वही सब विलायती उत्थान है। शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया क्योंकि ये कलावाद को बढ़ावा देता है। वस्तुतः दोनों दो विरोधी सिद्धांत हैं, इनकी तुलना करना नितांत भ्रामक है। तारकनाथ बाली ने लिखा है, दरअसल शुक्ल जी वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद के अंतर को समझ ही नहीं सके, इसलिए जब समझे नहीं तो एक्सप्लेन क्या करेंगे। दोनों सिद्धांत में निम्न अंतर है, देखिए वक्रोक्ति जिससे अभिव्यंजनावाद का संबंध सभी कलाओं से, जबकि कुंतक का सिद्धांत केवल काव्य पर है। ये चीज अंतर हो गया। ये अभिव्यंजनावाद का संबंध का सबसे बड़ा ये है कि उनका जो सभी कलाओं से है अभिव्यंजनावादी, और कुंतक का सिद्धांत काव्य पर टिक गया। क्रोचे का विवेचन का केंद्र है सृजना व्यापार, जबकि कुंतक के विवेचन का काव्यकृति, ये सृजन करना चाहते हैं, वो काव्यकृति पे काम करना चाहते हैं। क्रोचे की दृष्टि आत्म केंद्रित है जबकि कुंतक की दृष्टि काव्य केंद्रित है। कुंतक जो है ये वर्ण, शब्द, कथ्य, प्रभाव इत्यादि की समीक्षा को आधार बनाता है, समीक्षा को आधार बनाता है, क्रोचे नहीं। और क्रोचे के लिए अभिव्यंजना एक बुनियादी तत्व है, लेकिन कुंतक ने उसे स्पष्ट तक नहीं किया। अभिव्यंजनावाद का मूल्यांकन देखें तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की यद्यपि पर्याप्त आलोचना है, किंतु इससे उनके अभिव्यंजना सिद्धांत का वैशिष्ट्य कम नहीं हो जाता। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत साहित्य और सौंदर्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रामचंद्र तिवारी ने लिखा है, कुछ भी हो 20वीं सदी के सौंदर्य शास्त्रियों में क्रोचे एक महान सौंदर्य शास्त्री थे। भगीरथ मिश्र की यह मान्यता है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत साहित्य या कला समीक्षा की कसौटी प्रस्तुत नहीं करते, वरन ये कला की उत्पत्ति या सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि कला का लक्ष्य केवल कला या सौंदर्य मानने वालों की दृष्टि से क्रोचे का महत्व ज्यादा है, ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है। अब लास्ट में इनका कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि इतालवी दार्शनिक सौंदर्य शास्त्री थे, संसद में सदस्य और मंत्री रहे, आत्मवादी दार्शनिक थे। उदारवादी राजनीति क्रोचे 20वीं सदी के दार्शनिक में थे। इनका उद्देश्य है आत्मा की अंतःसत्ता को स्थापित करना अभिव्यक्ति के माध्यम से। क्रोजे का अभिव्यंजना सिद्धांत कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। ला कृतिका 1902 ईस्वी पत्रिका के माध्यम से क्रोचे जो है ये आधुनिक तो उदारवादी विचारक क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत के दो ग्रंथ एस्थेटिक और एसेज ऑफ एस्थेटिक करके है, 4 अध्याय। क्रोचे की रचना एस्थेटिक 1902 और हिंदी रूपांतरण सब सौंदर्य शास्त्र है। इतालवी की भाषा में रचित एस्थेटिक का अनुवाद अंग्रेजी में सबसे पहले डगलस हेंसले ने 1909 में किया था। और एस्थेटिक या एस्थेटिक या एस्थेटिक की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइसेस्थेसिस या आइस्थेसिस क्रॉस से हुआ है। आधुनिक अर्थ में एस्थेटिक शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? जर्मन दार्शनिक है बाउंटगार्टन। ये बाउंटगार्टन वगैरह का नाम भी विकल्प में देता है किसने क्या कहा है। और सौंदर्य शास्त्र को लोकप्रिय बनाने वाला शख्सियत कांट और हेगल है। बाउमगार्टन आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। बाउमगार्टन सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य दर्शन की आधारभूमि है कलावाद और स्वच्छतावाद। क्रोचे की कलाकृति क्रोचे की कला की आधारभूमि अंतःप्रज्ञा कलावाद को दृढ़ दार्शनिक आधार देने का श्रेय देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इनका सौंदर्य शास्त्र है उसको लोकप्रिय बनाने वाला शख्सियत कांट और हेगल है। और दर्शन और मनोविज्ञान का विवेच और ये दर्शन जो है
कलावाद और स्वच्छंदतावाद इसको आधार भूमि रखता है। और क्रोचे की कला की आधार भूमि अंतःप्रज्ञात्मक क्रिया है। कलावाद को दृढ़ दार्शनिक आधार देने का श्रेणी को जाता है। क्रोचे की रचना एस्थेटिक का पूरा नाम एस्थेटिक एंड साइंस एंड एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक है। क्रोचे का सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट है। बाकी 4 खंड एस्थेटिक, लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ कॉर्नवेल और थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ हिस्टोग्राफी। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का प्रतिपादन प्रथम खंड एस्थेटिक में हुआ। और यहाँ पे जो है 3 सिद्धांत हमने कर लिए, 3 से 4 हो गए। लोनजानिस का उद्दात भी हो गया। इनके अलावा लोनजानिस के बाद जो है निर्वैयक्तिकता सिद्धांत और भारतीय काव्य शास्त्र। तो यहाँ पे ये समझ में आया सारा। समझ में आ गया।